जितनी आपकी चादर है उतने पैर पसार लो। पढ़ाई का रिप्लेसमेंट इस जीवन में कुछ भी नहीं। पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। बंदियां सेट करने के लिए बंक मत करो, पॉकेट मनी के लिए जॉब मत करो। बड़े बाप के बेटे हो तो बिजनेस ट्राई कर लो, छोटे बाप के बेटे हो कहीं से सीख लो। IIM जाने का क्या फायदा है? डॉली चाय वाला जो है वो IIM वालों से ज्यादा कमा रहा है। बड़ा पाव वाली दीदी भी अच्छा कमा रही है, अच्छा काम कर रही है, वो अच्छी बात है, लेकिन आगे क्या? IIM की सैलरी जो प्रतीक भाई, अगर आपको 4 साल का एक्सपीरियंस है तो हमारे जो फुटबॉलर्स थे ना, जुराबे पहन के खेलते थे। हमारे जो साइंटिस्ट थे ना, साइकिलों पे हमारे मफलर देखेंगे, साइकिलों पे रॉकेट लेके जा रहे हैं। हमारे PMs के सिगरेट प्लेन से आते थे। पूरी फैमिलीज जो है ना INS विक्रांत लेके ना हॉलीडेज पे जाते। हमारे मफलर वाले बाबूजी भी कहते थे ना कि इस कुर्सी में ही कोई गड़बड़ है, इस कुर्सी पे जो आता है वो ही बिगड़ जाता है। इतना बड़ा पागल है विराट कोहली यार, क्यों रेस्टोरेंट खोला है? 5 करोड़ का किसी एक्सपर्ट को हायर करके सारा पैसा ट्रेडिंग में डाल देता। मेरे को शार्क टैंक से स्विगी ने निकलवा दिया। निकलवा क्या दिया? उन्होंने ज्यादा पैसे ऑफर करे, तुमने कम पैसे ऑफर करे। ग्रेजुएशन करते ही ना बिजनेस शुरू कर मत देना। जो दूसरे देशों में जाके बड़ी बड़ी कंपनियां बना रहे हैं, पता है क्यों बना रहे हैं? तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू द प्रतीक शो। आपको पता है जैसे कि हम इंटरेस्टिंग एपिसोड्स आप लोगों के लिए लेके आते रहते हैं जिसमें आपको वैल्यू मिले, आपकी लाइफ में ग्रोथ ऐड हो। सो आज का जो एपिसोड है वो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आज हम बात करेंगे बिजनेस के ऊपर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स से जिन्होंने IIM अहमदाबाद से अपनी स्टडी कंप्लीट करी है और अपनी लाइफ में एक ब्रांड को स्टार्ट करा है, एक एंटरप्रेन्योर है, एक बहुत ही अमेजिंग कंटेंट क्रिएटर भी हैं जिन्होंने बहुत कम टाइम में बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव करा है। तो उनकी लाइफ की सक्सेस से आज देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड हो सकती है और आप लाइफ में कैसे ग्रो कर सकते हो। तो ये एपिसोड आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, जहां पे हम बिजनेस स्ट्रैटेजीज के बारे में डिस्कस करेंगे, आपके फ्यूचर को लेके कुछ बात करेंगे और बिजनेस को अच्छे से समझेंगे कि आप लाइफ में एक अच्छा पैसा कैसे बना सकते हो। सो यू आर वॉचिंग राहुल शर्मा सर ऑन द प्रतीक शो। सो ऐसी अमेजिंग कॉन्वर्सेशन के लिए लेट्स स्टार्ट द एपिसोड। So how are you sir? वेरी गुड प्रतीक, थैंक यू सो मच। इतना जबरदस्त आपने इंट्रो दिया है, मुझे शुरू में प्रेशर फील हो गया है। नहीं सर, आपने जो अपनी लाइफ में काम करा है दैट इज वेरी अमेजिंग। तो आपका इतना ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो बनता है। थैंक यू। सो हाउ इज लाइफ गोइंग सर? बढ़िया चल रहा है प्रतीक भाई। देखते हैं आज ऑडियंस को हम कितना नॉलेज दे पाते हैं, कितना बिल्कुल। गाइडेंस दे पाते हैं। मजा तो तब आएगा जब पॉडकास्ट के लास्ट में जो ऑडियंस देख रही है वो कहे हाँ यार ये पॉडकास्ट में कुछ सीखने को मिला, मजा आया। सर एक बात है, जैसे आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हो, आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी IIM अहमदाबाद से, राइट? आज 2 विंग्स हो चुके हैं आजकल की स्टार्टअप वर्ल्ड में। एक विंग है जो कहता है भाई पढ़ाई करो, अच्छे यूनिवर्सिटीज से अपनी डिग्रीज कंप्लीट करो, लाइफ में पहले सीखो, राइट। और एक विंग कहता है कि भाई पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के डायरेक्ट स्टार्टअप करो, ओके। उससे डायरेक्ट एक्सपीरियंस से आप सीखोगे। ओके। जैसे कि आप एक एक्स एलुमनी हो आपके IIM अहमदाबाद से, आपने पढ़ाई करके लाइफ में ग्रो करा, राइट? बट बहुत कुछ ऐसे लोग हैं जो पढ़ाई को अवॉइड कर रहे हैं आज की डेट में क्योंकि ट्रेंड चल रहा है ऐसा। आपका इस पे क्या कहना है? प्रतीक भाई, मेरा इस पे ये कहना है, पॉइंट नंबर 1, पढ़ाई का रिप्लेसमेंट इस जीवन में कुछ भी नहीं है। पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, हर कोई जो पेरेंट है अपने बच्चों पे शायद उतना पैसा खर्च कर ही नहीं सकता कि वो IITs या IIMs में जा पाए। इसका मतलब लेकिन ये नहीं है कि जो IITs या IIMs में नहीं जा सकते वो सक्सेसफुल नहीं होते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक फैक्ट है कि आप अगर अच्छे कॉलेज से पढ़ाई कर लेते हैं तो आपके सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? उसके मल्टीपल रीजंस है। आपको एक बहुत बड़ा नेटवर्क मिलता है। आपके जो कोलीग्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे IIM के जो कोलीग्स हैं, 5 DIGs हैं मेरे बैच में, जो थे 5 DIGs हैं। विप्रो का CFO आपके साथ बैठा होता है, HCL का IT हेड आपके साथ बैठा होता है। तो इस तरह का आपका नेटवर्क होता है। तो जब आपको किसी चीज की हेल्प चाहिए होती है, यू आर जस्ट अ मैसेज अवे और आप किसी बहुत बड़े CA से सजेशन ले सकते हो।
अगर आपके पास वैसा नेटवर्क नहीं है, आपके अंदर पोटेंशियल है, स्किल है, लेकिन शायद एक कमी रह जाती है नेटवर्क की। पहले बात तो ये नेटवर्क की हो गई है। दूसरी बात क्या है प्रतीक भाई, जब आपके पास एक आईआईटी या आईआईएम का टैग मिल जाता है, शायद ऑडियंस इस पॉइंट को गलत तरीके से ना ले, लेकिन आप खुद से भी पुश होते हो। मैंने लेट्स से 50 करोड़ का बिजनेस कर लिया, क्या हो गया, आईआईएम में जो पढ़ के आते हैं वो तो 500-500 करोड़ के करते हैं। तो आप हमेशा और ज्यादा के लिए आपको भागना ही पड़ता है, क्योंकि आपको वो टैग मिला हुआ है। फिर से कह रहा हूं, टैग नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब वो टैग आपको मिल जाता है तो आपके पास नेटवर्क बन जाता है, आपको खुद से पुश होता है कि यार मेरे को वहां से पढ़ा हूं तो मेरे को और लाइफ में कुछ बेटर करना है। और डेफिनेटली आपको एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग तो मिली ही होती है, तो नो डाउट कि आईआईटीज आईआईएम से आप पढ़ते हो तो आपको एडवांटेज मिलता है। लेकिन अगर वहां से आप नहीं भी पढ़े हो तो जो एडवांटेज आईआईटीज और आईआईएम्स एलुमनाई को मिलते हैं वो आप खुद से भी डेवलप कर सकते हैं, जो इस पॉडकास्ट में हम डिफरेंट टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे कैसे आप डेवलप कर सकते हैं। तो जैसे आपने आईआईएम से शुरुआत करी, उसके बाद आपने एक अपना ब्रांड स्टार्ट करा, पहले आपने जॉब करी, राइट, एंड उसके बाद आपने अपना ब्रांड स्टार्ट करा। एक क्वेश्चन है उन ऑडियंस को एड्रेस करना है सर, बहुत लोग जॉब करते हैं एंड उनका मन होता है कि वो लाइफ में बिजनेस करें, क्योंकि एक्चुअली वो उनको लगता है कि ग्रोथ बिजनेस में वो ग्रोथ जाना चाहते हैं, बट वो जॉब से निकल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आपको पता है जॉब में जो सैलरी है इज अ ड्रग। दैट इज क्योंकि आपके कुछ खर्चे उस पर डिपेंड है, आपकी लाइफ उस पर डिपेंड हो जाती है, उससे बाहर नहीं आ पाते। बट आपने ऐसा करा, वो कैसे हुआ? रूट कॉज बता देता हूँ। आज मेजॉरिटी जो यूथ है ना प्रतीक, वो बिजनेस से जॉब से बिजनेस में स्विच करना चाहता है, लेकिन जैसा आपने करा ज्यादातर लोग नहीं कर पाते। उसका रीजन कई हद तक वो यूथ भी है। आज मैं कई लड़कों से बात करता हूँ, 20 साल के 22 साल के लड़के होते हैं, ईएमआई पे आईफोन खरीदा हुआ है, ईएमआई पे महंगी गाड़ी खरीदी हुई है, ईएमआई पे महंगा घर खरीदा हुआ है। जब आपको ये पता है कि 10 तारीख को मेरे को 80,000 रुपए तो ईएमआई भरनी है, आपकी सैलरी मान लो 1.5 लाख है, 2 लाख है, आप उस जॉब को छोड़ ही नहीं पाओगे। आपको पता है अगर जॉब छोड़ दिया तो अगले महीने ईएमआई कैसे भरूंगा। एक जो गलती मैंने नहीं करी प्रतीक, वो ये नहीं करी कि मैंने ना ज्यादा शो ऑफ नहीं करा। जब मेरी फॉर्च्यूनर की औकात थी, मैंने पुरानी होंडा सिटी खरीदी थी, एंड आई एम सेइंग दिस ऑन रिकॉर्डेड कैमरा एंड इट कैन डेफिनेटली बी वेरीफाइड। जब मेरी फरारी की औकात थी तो मैंने फॉर्च्यूनर अब खरीदी है नहीं। जब मेरी हेलीकॉप्टर की औकात होगी ना तो मैं फरारी खरीदूंगा। मेरे को बहुत ज्यादा ईएमआई में नहीं बंधना था, अपने पुराने घर में आराम से रह रहे थे, अपना पहले कुछ करना था। उस बिजनेस से जब अब पैसा आ रहा है ना, अब मैं एक अच्छी लाइफ जी रहा हूं। लेकिन अभी यूथ क्या कर रहा है, जैसे ही नौकरी मिलती है ना, 40-50 हजार की तनख्वाह होगी, महंगी महंगी तो घड़ियां, महंगे महंगे फोन्स, महंगी महंगी गाड़ियां, मतलब 50,000 तुम्हारी तनख्वाह है, 35,000 रुपए तुम्हारा ईएमआई में जा रहा है। यू विल नेवर बी एबल टू टेक रिस्क इन लाइफ। अगर आपको लाइफ में रिस्क लेना है तो आप तब ले पाओगे जब आपके ऊपर लाइबिलिटीज ना हो, बर्डन कम है। बर्डन कम है। आज तो ईएमआई में, मतलब यार मैं क्या बोलूं प्रतीक, मैं अभी दिवाली पे देख रहा था, लोग ना अपने क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके वॉशिंग मशीन ईएमआई पे ले रहे हैं। अरे भाई तुम हाथ से कपड़े धो लो, हाथ से कपड़े धो लो, ईएमआई पे वो चीज लो जिसकी आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसकी वैल्यू कल को बढ़ने वाली है। तुम फोन ले रहे हो, घड़ियां ले रहे हो। भाई मेरे पास एक प्रतीक, मेरे किसी फ्रेंड के साथ एक बंदा आया मेरे ऑफिस में, कहता है सर मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, मैं थोड़ा सा फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा हूँ। और उसने ना ये जो ईयरपॉड्स होते हैं एप्पल के, 21,000 के ईयरपॉड्स ईएमआई पे खरीद रखे थे। मेरा ऐसा मन कर रहा था प्रतीक भाई कि अगर वो मेरे फ्रेंड के साथ नहीं आया होता ना तो शायद मैं उसको ऑफिस से भगा देता। मतलब मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था, तुम यार ईयरपॉड्स ईएमआई पे खरीद रहे हो 21,000 के और फाइनेंशियल डिपेंडेंस की बात कर रहे हो। थोड़ा सा यूथ को ना अपने दिमाग का यूज करना जरूरी है। जो बेसिक चीजें किताबों में प्रतीक भाई लिखी हुई है वो ये है, जितनी आपकी चादर है उतने पैर पसार लो, चादर को बड़ी कर लो अगर पैर पसारने हैं तो। अभी तुम्हारी चादर 5 फुट की है, तुम बाहर पैर करे बैठे हो तो ठंड तो भाई तुम्हें लगेगी लगेगी। ठीक है, मैं आपके दिमाग को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा हूं कि बड़ा सोचना बंद कर दो, बड़ा सोचो, कुछ अचीव करो, तब अपनी लाइफस्टाइल को बदलो।
अभी आप यूथ क्या कर रहा है, पहले लाइफस्टाइल को बदल रहा है, फिर 80,000 की EMI है, फिर जॉब में फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, फिर रील्स बना रहे हैं ऑफिस में, टॉक्सिक कल्चर। अरे भाई टॉक्सिक कल्चर तो तुमने बनाया हुआ है, तुम पहले नेगेटिव बन गए हो। खुद तुमने अपने सर पे EMI का वो लिया हुआ है, गाड़ी भी EMI पे, घर भी EMI पे। तो जो यूथ इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे भाई, जब मैं पॉडकास्ट कोई भी करता हूं तो मैं कोशिश ये करता हूं कि यूथ को कोई ऐसा मैसेज दे दूं। बहुत सारे यूथ उस मैसेज को प्रतीक भाई नहीं समझते हैं, बिल्कुल, बट अपना जो EMI का आपका लोड है ना, उसको आप कम से कम रखो अगर आप एक अच्छी लाइफ लीड करना चाहते हो। प्रतीक भाई एक डेटा में पढ़ रहा था, लोग वेकेशंस पे जाने के लिए लोन ले रहे हैं। वेकेशंस पे जाने के लिए इंडिया में लोन ले रहे हैं। मतलब एक मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं मैं, 1-2 लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। मतलब आई थिंक इट वाज 19 to 20% ऑफ द टोटल लोन्स दैट यूथ हैज टेकन इन इंडिया आर फॉर वेकेशंस। मतलब 4 दिन के लिए तुम स्विट्जरलैंड घूमने जा रहे हो और तुम 2 साल की EMI भर रहे हो। सीरियसली, अपनी वेडिंग्स को एक्स्ट्रा वेगेंजा बनाने के लिए लोन ले रहे हैं। भाई ऐसा मत करो। हमें समझ में आता है भाई, इंडिया में दहेज भी चल रहा है, सब कुछ देना पड़ता है। अगर पैसे नहीं है पेरेंट्स के पास, वो लोन ले लेते हैं। लेकिन तुम वो क्रेन शादी में बुलाने के लिए लोन ले रहे हो, सच में? सीरियसली? That doesn't make any sense. That doesn't make any sense. अगर तुम्हारे पास पैसा है, तुम 10 करोड़ खर्च करो, किसी को क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन अगर आप लोन लेके महंगी शादियां कर रहे हो, वेकेशंस पे घूमने जा रहे हो ना, तो तुम अपने आप को एक ट्रैप में डाल रहे हो, अपने आप को स्लेव बना रहे हो। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट आपको लाइफ में कभी भी नहीं आने वाला है। तो पहली चीज है कि दैट आपके ऊपर बर्डन नहीं होना चाहिए स्टार्टिंग स्टेज ऑफ लाइफ में, डेफिनेटली, जब आप जॉब कर रहे हो। तो सर, जब आप जॉब कर रहे थे, इफ यू डू नॉट माइंड, कि आपकी सैलरी कितनी थी उस टाइम? मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन वैसे मैं आंसर कर सकता हूँ और थोड़ा ग्लोरीफाइड भी रहेगा अगर मैं लोगों को बताऊं भाई मैं तो बड़े पैकेज पे था। लेकिन मैं इस कल्चर को ना अप्रिशिएट नहीं करता प्रतीक भाई, जो लोग माइक पे आके अपनी सैलरियां या अपनी कमाइयां बताते हैं। वो डिस्करेज करने के लिए मैं इस क्वेश्चन को नहीं आंसर करना चाह रहा हूँ। वैसे इनडायरेक्टली आपको आंसर कर देता हूँ कि IIMs में जो लोग पढ़ के आते हैं और 2-3 साल का जिनका एक्सपीरियंस होता है, वो 50-60 लाख के पैकेज पे होते हैं। मैं इसलिए इस क्वेश्चन को डायरेक्टली आंसर नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज दिस कल्चर ऑफ शेयरिंग सैलरीज ओपनली इज नॉट राइट। आई डोंट वांट टू अप्रिशिएट इट। एक्चुअली पूछने का पीछे रीजन ये था सर, दैट बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी सैलरी बिटवीन 50,000 है, 60,000 है, एंड दे वांट टू स्विच। वो सोच रहे हैं, उनके पास प्लान्स हैं बिजनेस के, बट उनके ऊपर वही शायद उनका पहला पॉइंट है कि दैट वो कहीं ना कहीं अपने EMIs में स्टक है, या डेली रूटीन के जो उनके खर्चे, बिल्कुल, सम आर मैरिड ऑल्सो, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बिल्कुल है, तो वो स्विच नहीं कर पाते बिजनेस की। बिल्कुल। तो उनको क्या स्टेप लेना चाहिए पहला, दैट टू स्विच? आपने कैसे करा था? If you can share. जब मैंने बिजनेस शुरू किया था प्रतीक, मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं था। और मेरा मानना ये था कि जब भी आप कोई स्टार्टअप शुरू करते हो, कोई बिजनेस शुरू करते हो, शुरू में आपको अपना जो सेविंग है उसी से शुरू करना चाहिए। मैंने तो मेरे भाई गुड़गांव में, मैंने दूसरे पॉडकास्ट में भी पहले बताया हुआ है ये चीज़, गुड़गांव के सेक्टर 14 में एक छोटी सी दुकान खोली थी। ऑब्वियसली देयर वाज स्टाफ विच वाज देयर, मैं तो ऑब्वियसली नहीं बैठा था, मैं जॉब भी कर रहा था। तो 2-4-5 लाख से मैंने बिजनेस शुरू कर दिया। वहीं से पैसा आ रहा है, वहीं से उसको ग्रो करेंगे, सिस्टम्स बना दिए, दुकान चल रही है। स्टार्ट स्मॉल, दैट्स द की। अभी क्या होता है, और ये चीज मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ प्रतीक भाई, ताकि जितने लोग भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हो, मेरे छोटे भाई, बड़े भाई या जो भी है ना, वो थोड़ा सा सोशल मीडिया से जो इन्फ्लुएंस हो चुके हैं ना, 30 अंडर 30, 40 अंडर 40 में जिनको आने का चस्का लग चुका है, थोड़ा सा ना ग्राउंड रियलिटी को समझे, ग्राउंड पे आए। अभी क्या होता है, 20 लाख रुपए जेब में है, बिल्कुल, 30 लाख रुपए फूफा जी से ले लिए, 10 लाख रुपए बैंक से ले लिए, शुरू में ही पहले बिजनेस में ही 70 लाख लगा दिए, बिजनेस का भी नहीं आता, धंधा डूबेगा, देन यू डोंट हैव एन ऑप्शन। मैं लोगों को क्या बोलता हूँ, भाई तुम्हारे पास 20 लाख है ना, तुम 2-3-4 लाख से छोटा सा बिजनेस शुरू कर दो। मामा जी फूफा जी को अभी मत बताओ बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप मामा जी फूफा जी को बताते हो ना, मामा जी फूफा जी का मतलब है रिश्तेदारों को मत बताओ। जब आप बहुत सारे लोगों को बता देते हो ना, मैं तो बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, आपका जो फोकस रहता है ना, वो बिजनेस को सक्सेसफुल करने की जगह इनॉग्रेशन पे कौन से कलर की चेयर लानी है उस पे चला जाता है। That's a problem. मेरे को तो करना ही नहीं था, मैंने तो अपने रिश्तेदारों को बताया ही नहीं मैंने बिजनेस शुरू किया है, मेरा बिजनेस चल रहा है, वहां से रिटर्न्स आ रहा है, तभी चल रहा है।
मोटा मोटा जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है, मतलब रिश्तेदारों को बुला लेना भाई, मैं ये बोल नहीं कह रहा हूँ कि रिश्तेदारियाँ खराब करनी है। मेरा जो पॉइंट है ना प्रतीक भाई वो ये है कि बहुत ज़्यादा ना शूशा मत करो, छोटे से काम धंधे शुरू करो, वहाँ पे अगर फेल भी होगा ना दूसरा ट्राई कर लोगे, लेकिन एक ही बार सारा पैसा लगा दिया ना, फर्स्ट बिजनेस फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। ज्यादातर लोगों के फर्स्ट बिजनेसेस फेल होते हैं, तो पहले वाले को छोटे से अमाउंट से शुरू कर लो, चल गया तो उसमें पैसा डाल दो, नहीं चला तो कुछ और ट्राई कर लो। तो स्टार्ट स्मॉल इज द की। तो जितने भी लोग हैं 50,000 40,000 जो भी कमा रहे हैं ना, आजकल तो प्रतीक भाई बहुत सारे काम धंधे ऐसे हैं जो आप 50,000 से लाख से शुरू कर सकते हो। मैं चाहूँ तो प्रतीक भाई अपने कंटेंट में आप लेट्स से ऑक्सीजन प्लांट कैसे लगा सकते हो उसके भी वीडियो बना सकता हूँ, आप इलेक्ट्रिक बाइक्स कैसे मैन्युफैक्चर कर सकते हो उसके भी वीडियो बना सकता हूँ। लेकिन मैं इंटेंशनली प्रतीक भाई वो वीडियोस बनाता हूँ जिसमें यूथ को बताता हूँ 50,000 60,000 लाख 2 लाख 4 लाख से कैसे आप बिजनेस शुरू कर सकते हो। क्योंकि मुझे लग रहा है इंडिया में जो आज नीड है ना, जितने भी IIM ग्रेड्स IITians जो हैं वो सब एक बड़े स्टार्टअप कल्चर को तो केटर कर रहे हैं, कोई छोटे बच्चों को नहीं बता रहा। मैंने बहुत छोटी सी चीज पता है प्रतीक भाई क्या की, मैंने लोगों को ना ये बताया कि अगर तुम्हें हार्डवेयर की दुकान खोलनी है ना, तुम चावड़ी बाजार चले जाओ। लोगों के लिए ये बड़ी इंफॉर्मेशन थी। मैंने लोगों को ये बताया तुम्हें ड्राई फ्रूट का अगर बिजनेस करना है ना तो तुम खारी बावली चले जाओ, अगर तुम्हें सनग्लासेस का बिजनेस करना है ना तुम फतेहपुरी चले जाओ। ये बेसिक वीडियोस मिलियंस ऑफ व्यूज। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैंने ऐसा बताया क्या है कुछ भाई, इट वाज द मोस्ट बेसिक थिंग दैट आई कुड हैव सेड कि भाई मेरा कपड़े का काम है। जब मैंने कपड़े का काम किया था तो मैं गांधीनगर जाके सामान ले आता था, मेरा स्टाफ जाके टैंक रोड जाके ले आता था, जयपुर से कुर्तियां ले आता था। लोग यही नहीं बता रहे इंटरनेट पे। इतने बड़े बड़े पॉडकास्ट हो रहे हैं, इतने रील्स हो रहे हैं, इतने ये हो रहे हैं, भाई कोई ये नहीं बता रहा कि माल कहाँ मिल रहा है। क्यों नहीं बता रहा कोई? मैंने प्रतीक भाई कुछ भी नहीं करा कंटेंट क्रिएशन में खास, मैंने बहुत बेसिक चीज लोगों को बताई और लोग पता है कमेंट्स में क्या कहते हैं, ये आदमी काम की बात करता है। सच बोल रहा हूँ आपको, बिल्कुल। मतलब मैंने किया 400 450 शॉर्ट्स बनाए होंगे और आपने देखा होगा 1.3 मिलियन फॉलोअर्स। मैं तो कई बार खुद ये सोचता हूँ कि भाई ये 1.3 मिलियन फॉलोअर्स है कौन, मैंने ऐसा क्या लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दिया। मैंने प्रतीक भाई सिर्फ लोगों को ये बेसिक सा इन्फॉर्मेशन दिया, काम धंधे करने हैं ना भाई, मैंने ऐसे ऐसे करा है, तुम भी कर लो। लोग यही नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? लोगों को ना शोबाजी ज्यादा है। सब लोगों को ये बात करनी है व्हाट स्ट्रेटजीज मैकडी हैज टेकन, स्टारबक्स ने कैसे बड़ा बिजनेस बनाया। ये हम IIMs में सारे पढ़ चुके हैं, सारे मेरे पास केस स्टडीज है, बोलो तो लाके, और अगर मेरे को चौड़ा ही होना है तो वो मैं कर सकता हूँ पॉडकास्ट में। लेकिन आज ना लोगों को जो जरूरत है ना, अपने देश को जो जरूरत है प्रतीक भाई, 20 करोड़ लोग भूखे सोते हैं रोज। मैं चाहता हूँ इस तरह के जो लोग हैं ना, उनके पास तो खैर स्मार्टफोन नहीं है, लेकिन उससे जो थोड़ा सा ऊपर का लेवल है ना, घरों में महिलाएं हैं, राइट। हम उस देश से हैं प्रतीक जहां पे अर्जुन को कुंती पुत्र बोला जाता था, राइट। मतलब महिलाओं की वैसी इज्जत थी। आज महिलाएं घरों में कैद हो गई हैं, बाहर आके कुछ काम नहीं कर पा रही। पता है क्यों नहीं कर पा रही हैं? क्योंकि उनको पता ही नहीं हम क्या कर सकते हैं। अगर कोई वीडियो बना के ये बता रहा है कि मेरी बहन तुम बुटीक शुरू कर सकती हो, और तुम बुटीक शुरू करने के लिए लाजपत नगर से कपड़े ला सकती हो, या लेट्स से जयपुर में तुम फॉर एग्जांपल दूल्हा हाउस से कपड़े ला सकती हो, मुझे लग रहा है कि मेरे अपनी लाइफ में तो बहुत ही नोबल कॉज कर रहा हूँ। बिल्कुल। और मेरे पास इस तरह के फिर DMs आते हैं कि सर आपके मैसेजेस की वजह से ना, मतलब ये सारी चीजें प्रतीक भाई मैं अपनी तारीफ करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, कभी कोई कमेंट में ये ना बोले कि ये तो अपना अपना चौड़ा हुए जा रहा है। भाई ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि ये यूथ जो है ना, ये इंस्पायर हो सके कि 10,000 20,000 50,000 60,000 में काम धंधे शुरू किए जा सकते हैं। मुझे अपने को यहाँ पे कुछ बहुत ज्यादा इंप्रेसिव बोलने की कोई भी नीड नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है। द ओनली ऑब्जेक्टिव दैट आई हैव प्रतीक इज सो दैट दिस यूथ हुज वाचिंग दीज वीडियोज गेट इंस्पायर्ड, कि अगर आपके पास 50,000 है, आपके पास लाख है ना, कहीं से शुरू करो। शुरू करोगे ना, चल गया ना, मजा आ जाएगा, लाइफ सेट हो जाएगी। ये है बेसिक रूल, यही होता है सर कि दैट टू स्टार्ट एंड जो आपके पास है उसी के साथ करो, बिल्कुल, चाहे छोटा करो, बट यू हैव टू स्टार्ट। मुझे लगता है जितने आज बड़े बड़े फूड चेन्स हैं, हाँ, या जितने बड़े बड़े ये क्लोथिंग ब्रांड्स हैं, दे हैव स्टार्टेड वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल स्टार्ट करा है। आज जिनको लोग शो ऑफ मानते हैं, जिनके लिए आज वो EMIs ले रहे हैं, गुची,
दे हैव स्टार्टेड वेरी स्मॉल, एक शॉप से, एंड आज वो इतना बड़ा ट्रेंड है कि हर कोई उसको पहनना चाहता है। किसी की भी बात कर लो प्रतीक भाई, अंबानी अदानी की बात कर लो, Absolutely. अंबानी जी, धीरू भाई अंबानी जी क्या करते थे? पेट्रोल ही तो भरते थे पेट्रोल Right. पंप पे। अदानी जो फैमिली है क्या करते थे? छोटे मोटे काम धंधे, मतलब आप किसी भी ब्रांड की बात कर लो, राइट, ऑल स्टार्टेड स्मॉल। एक प्रॉब्लम जो अभी हो गया है ना, वो ये हो गया है कि उस टाइम में शायद रील्स वील्स नहीं थे, तो वहां पे ये करके ना लोग बहुत ज्यादा अपने आप को इंस्पायर नहीं करते थे, एकदम से ओवर इंस्पायर नहीं करते थे। लोग ना छोटे छोटे काम करके और धीरे धीरे आगे बढ़ते थे। राइट, आजकल तो भाई सबको जनवरी में धंधा शुरू करना है और अगस्त तक तो 30 अंडर 30 वाले पोस्टर्स में प्रिंट करना है, फॉर्ब्स 30 अंडर 30, उसमें 2-2 2.5 लाख रुपए लोग पे करके ना, ठीक है भाई कर लो। मुझे ऐसा लगता है दैट पीपल आर नॉट डूइंग बिजनेस टू मेक प्रॉफिट, हाँ, दे आर डूइंग बिजनेस टू इम्प्रेस अदर्स। टू इम्प्रेस अदर्स। मतलब पहले ही दिन लिंक्डइन पे डाल दिया एंटरप्रेन्योर फाउंडर ऑफ दिस फर्म, ठीक है यार कुछ कर लो। मतलब देयर इज नथिंग अबाउट टेलिंग पीपल अबाउट योरसेल्फ, अबाउट योर अचीवमेंट्स। आपको बताना चाहिए आपने लाइफ में क्या अचीव किया, आपने अच्छे कॉलेजेस से पढ़ाई किया, आपने अच्छे धंधे बनाए, आपने कंटेंट क्रिएशन में कुछ किया है, कुछ भी बताओ लोगों को, लेकिन बताओ तब जब तुमने कुछ कर लिया हो। कुछ कर लिया। फालतू में चौड़े होने से कोई फायदा नहीं है। जिनके सामने चौड़े हो रहे हो ना, उनको पहले ही पता होता है ये फालतू में चौड़ा हो रहा है, इसने कुछ करा नहीं है, 2 साल में क्या हाल होने वाला सबको पता रहता है। बिल्कुल सर, अगर एक बेसिक बात करी जाए जी, इफ अ पर्सन इज 18-year-old बॉय, 18 साल का है एंड जस्ट 12th कंप्लीट करी है, एंड उसके बाद मोस्टली इंडिया में लोग डिग्रीज की तरफ जाते हैं दैट टू कंप्लीट योर एजुकेशन। बिल्कुल, एजुकेशन कंप्लीट करते समय उसको कुछ स्टार्ट करना चाहिए या उसको उस समय अपनी पढ़ाई पे फोकस करके एक फर्स्ट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए? ओके, बहुत क्रूशियल क्वेश्चन है प्रतीक। मतलब कई बार हम जब पॉडकास्ट करते हैं ना, तो मेरे को लगता है कि इस तरह के क्वेश्चंस अगर पब्लिक डोमेन में आए और यूथ अगर सही गाइडेंस ले सके तो देश में कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। आज जब बच्चा 12th करके बाहर जाता है ना, उसको कुछ नहीं पता होता है क्या करना है, पहले भी नहीं पता था। इनफैक्ट आज चीज़ें इनफैक्ट इंप्रूव हो रही है। तो आंसर कर देता हूँ क्या करना चाहिए। जितने भी मेरे छोटे भाई हैं जो 12th में हैं या 12th करके आगे आए हैं, उनको अपने फॉर्मल स्टडीज पे पूरा फोकस करना चाहिए। ओके, अपने फॉर्मल स्टडीज के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीजें करनी चाहिए फॉर लर्निंग, नॉट फॉर पॉकेट मनी। ओके, एक्सपीरियंस। ये मैं क्यों बोल रहा हूं ये आपको समझा देता हूं प्रतीक। एक लड़का है जो बीकॉम कर रहा है, ठीक है, और लेट्स से इस कंटेंट में कंटेंट स्टूडियो में आपके साथ कोई काम कर रहा है, 4,000 रुपये 5,000 रुपये महीना आप उसको दे रहे हो, राइट। ये लर्निंग उसको बीकॉम में कैसे हेल्प करेगी? ही इज डूइंग इट फॉर पॉकेट मनी, राइट। नहीं, ये नहीं करना। बीकॉम कर रहे हो तो सीए के पास काम करो, राइट। चाहे तुम्हें 500 रुपये देना पड़ रहा है, आप सीए के पास काम करो। वो चीज आपको बीकॉम के बाद हेल्प करने वाली है। पॉकेट मनी के लिए जॉब मत करो। एक गलती जो बच्चे करते हैं, पॉकेट मनी के लिए जॉब करते हैं। अगर आपकी पॉकेट मनी जहां से आ रही है वो आपको आपके फ्यूचर में हेल्प कर रही है, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब एक यहाँ पे प्रॉब्लम ये भी है प्रतीक भाई कि कुछ बच्चों के पास पैसे नहीं होते, उनके पास पेरेंट्स के पास पैसे नहीं होते हैं, तो वो किसी भी तरह से अपने एजुकेशन को फंड करते हैं, कैसे भी पैसा अरेंज करके। आई हैव डीप रिस्पेक्ट फॉर देम। शायद ये चीज उनके लिए एप्लीकेबल ना हो, लेकिन जब हम बात करते हैं तो हम सारे केसेस की तो नहीं बात कर सकते। हम तो डिजायर्ड क्या होना चाहिए उसकी बात करते हैं। तो डिजायरेबल ये है प्रतीक कि जो भी बच्चे पढ़ाई करते करते कुछ काम करना चाहते हैं, पॉकेट मनी के लिए ना करें, एक्सपीरियंस के लिए करें। हाँ, आईफोन के कवर चढ़ाने के लिए ना करें, एक्सपीरियंस के लिए करें। आप आईटी में कोई पढ़ाई कर रहे हो तो आप जो जॉब करो ना, वो आईटी से रिलेटेड करो, चाहे पैसे आपको महीने के 300 रुपये मिल रहे हो। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, मैकडी में 8,000 मिल रहा है, वहां चल लेते हैं। भाई मैकडी वाली जॉब जो है ना, वो आईटी वाले जॉब में हेल्प नहीं करने वाली है। कल को जब तुम आईटी के जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो वहां पे नहीं आपको हेल्प करेगा कि मैंने मैकडी में वेटर वाली इंटर्नशिप की है। राइट, गेटिंग माय पॉइंट? तो आप जो एक्सपीरियंस गैदर कर रहे हो थोड़ा बहुत, वो आगे वाले एटलीस्ट रिलेटेबल हो। 100%। तो
क्रक्स जो बताना चाह रहा हूं प्रतीक वो ये है, जो भी स्टूडेंट्स इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, आप कोशिश ये करें कि जो भी आप काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं व्हाइल यू आर स्टडिंग, वो होना चाहिए आपके फ्यूचर के स्कोप से रिलेटेड। आईटी में आप पढ़ाई कर रहे हो तो आईटी से रिलेटेड जॉब करो। अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड कर रहे हो, ऑब्वियसली वो फिर एक आईटी का ही पार्ट आ जाता है। लेट्स से आप बायोटेक में आप पढ़ाई कर रहे हो तो बायोटेक से रिलेटेड जॉब करो। पॉकेट मनी मिल जाएगी, थोड़ा महंगा फोन खरीद लेंगे, उस चीज के लिए जॉब मत करो, वो आप अपने करियर को नेगेटिवली इंपैक्ट कर रहे हो। तो फर्स्ट स्टार्ट विद योर कंप्लीट योर एजुकेशन, एंड जो अगर उधर काम भी करना है तो सेम उससे करो, एजुकेशन से रिलेटेड करो। राइट, आपको एटलीस्ट एक्सपीरियंस कुछ प्रैक्टिकल मिले। हाँ, ये बात ऐसे ही होगी प्रतीक, जैसे कई लोग क्या करते हैं, एमबीए कर लेते हैं एचआर में और जॉब करते हैं अकाउंट्स में। राइट, तुमने एमबीए की एचआर में, अकाउंट्स की तुमने जॉब ज्वाइन कर ली, आपने अपने करियर को नेगेटिवली इंपैक्ट कर लिया है, माइनस में चले गए हो तुम। ऐसे ही स्टूडेंट्स के साथ होता है। आपने पॉकेट मनी के लिए जो जॉब ज्वाइन किया है ना, वो आपके पढ़ाई को नेगेटिवली इंपैक्ट कर रहा है। देखो, जब आप पढ़ाई के साथ जॉब करते हो, आपकी पढ़ाई पे कुछ ना कुछ तो नेगेटिव इफेक्ट होता ही है, डेफिनेटली। लेकिन अगर आप उस जॉब में कुछ सीख रहे होते जो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड है, आप बीकॉम कर रहे हो और किसी अकाउंटेंट के पास काम कर रहे हो, आपको बहुत सारी लर्निंग मिल रही है। डेफिनेटली आप जो दूसरे क्लासमेट्स है उससे बेटर हो रहे हो। स्टूडियो में काम करके या मैकडी में काम करके नहीं हो गए। डेफिनेटली, या तो आपका नीश का हो, ये चीज नीश का होना चाहिए। डेफिनेटली, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि अश्नीर ग्रोवर जी की एक बात या मुझे याद आती है, वो एक चीज बोलते हैं, अगर क्लासरूम से एब्सेंट हो ना तो कहीं बेटर जगह अगर प्रेजेंट हो तो बात मजेदार आदमी है यार ये अश्नीर ग्रोवर जो है ना, मजेदार आदमी है। हाँ, डेफिनेटली। हाँ, तो जो चीज बोलते हैं, काम की चीज बोलते हैं, तो मतलब ये आई रिस्पेक्ट हिज थॉट के क्लासरूम से बंक होना बढ़िया बात है। हमने भी बंक किए हैं, लेकिन बंक करके वही है कि उस बंक के टाइम को आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है। प्रेजेंट हो। हाँ, बंदियां सेट करने के लिए बंक मत करो। ये क्योंकि आपका ऑडियंस शायद ज्यादा यूथ ही है, राइट, इसलिए मैं इस तरह के एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि वो ज्यादा रिलेट कर पाए। बट दैट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। बंक करो क्लास, अच्छे स्पोर्ट्स खेलने जाओ, कुछ स्पोर्ट्स में मेडल्स लेके आओ, अच्छी चीज़ें करो यार। कहीं पे फेयर है तो फेयर में घूमने जाओ, देखो लोग क्या क्या कर रहे हैं वहाँ पे फेयर में। मतलब वैसी चीज़ें, गलत चीज़ें मत करो, ऐसी चीज़ें करो जिससे एक्सपीरियंस नया मिले। ये मैसेज यूथ को देना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, जैसे अब बिजनेस में कदम रख लिया, आपको हाँ, सुना बिजनेस में कदम रख लिया। हाँ, बिजनेस में जब पहली बार कोई कदम रखता है ना, तो उससे हाँ, बहुत गलतियां होती हैं, हाँ, बहुत मिस्टेक्स करता है, और उसी चीज से फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं लोग स्टार्टिंग में कि भाई ये तो चल नहीं रहा, ये जैसा सोचा था वैसा तो कुछ हो नहीं रहा यहाँ पे। सर, क्या मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए जब आप पहली बार बिजनेस करने गए हो और एज कम है, एक्सपीरियंस नहीं है बिल्कुल, तो क्या मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए एज अ यूथ? एक क्रॉस क्वेश्चन पूछ लेता हूँ प्रतीक। बिल्कुल। लेट्स से आप एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो। लेट्स से आप बाल्टी बेचने की दुकान खोलना चाहते हो, ठीक है। आप बाल्टी बेचने की दुकान खोलोगे, बहुत सारी चीजें आपको पता लगी, अरे यार ये तो मेरे को पता ही नहीं था। बिजनेस करने के बाद बिल्कुल, इससे अच्छा ही है ना 1 महीने किसी बाल्टी बेचने की दुकान पे काम कर लो। राइट, एब्सोल्युटली। क्या आपको सब कुछ नहीं पता लग जाएगा? पता चल जाएगा मेरा मालिक बाल्टी कितने की लाता है, कहाँ से लाता है, किस रेट की बाल्टियां बिकती है, कितनी बाल्टियां टूटती हैं। पीले रंग की बाल्टी नहीं बिकती भाई, नीले रंग की बाल्टी बिकती है। राइट, 16 इंच वाली बाल्टी बिकती है, 22 इंच वाली नहीं बिकती है, प्लास्टिक वाली बिकती है, स्टील वाली नहीं बिकती है। आपने क्या करा, आपने इंस्टाग्राम पे राहुल शर्मा का रील देख लिया, बाल्टी बेचना बढ़िया बिजनेस है भाई, मैं तो बाल्टी की दुकान खोल लूंगा। बाल्टी की दुकान पे काम कर लो ना। दिस इज व्हाई आई से बिफोर यू स्टार्ट अ बिजनेस, एक्सपीरियंस दैट बिजनेस एज एन एम्प्लॉय। कहीं पे जॉब कर लो। अब अगर आपकी प्रेस्टीज बीच में आ रही है तो तुम्हारी मर्जी है। बड़े बाप के बेटे हो तो बिजनेस ट्राई कर लो, छोटे बाप के बेटे हो कहीं से सीख लो। थोड़ा मोड़ा पैसा है उसको सही ढंग से एक ही बार लगाओ ताकि वो जीरो ना हो। एंड दिस इज द सेम थिंग दैट आई वांट टू से टू द स्टार्टअप फाउंडर्स ऑल्सो। जो बच्चे आज इस वीडियो को देख रहे हो सकता है कुछ स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे हो। कुछ क्वेश्चन आएगा स्टार्टअप का, आएगा तो फिर इसको बाद में आंसर कर लेता हूँ। नहीं, स्टार्टअप के आएंगे क्वेश्चन, आएंगे तो फिर इसको बाद में आंसर करते हैं। ठीक है। तो मोटा मोटा यही कह रहा हूँ, जो लोग बिजनेसेस शुरू करना चाह रहे हैं भाई पहले एक्सपीरियंस कर लो, उसके बाद शुरू करो, अदरवाइज बिजनेसेस फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे।
बिजनेस स्टार्ट कर लिया सर, हम्म। कहीं से जॉब भी कर ली, हाँ थोड़ा बहुत देख भी लिया, समझ भी लिया, हाँ बट कुछ बेसिक मिस्टेक्स होती हैं जो इंसान अपने बिजनेस में करता है, हाँ चाहे वो फंड्स को लेके मैनेज करना हो, हम्म या एडवर्टीजमेंट भी हो सकता है, हम्म मार्केटिंग भी हो सकती है, हम्म डीलिंग करना भी हो सकता है, हम्म या फिर मैन्युफैक्चरिंग मैनेज करना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आपको एक बिजनेस में मैनेज करनी होती हैं। राइट। तो कहाँ किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए जब आप पहली बार स्टार्ट कर रहे हो? पहले बार जब आप स्टार्ट कर रहे हो यार इतनी सारी चीज़ें हैं प्रतीक के, मैं मतलब जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत छोटी छोटी चीज़ों का। तो शायद इस क्वेश्चन का आंसर मैं ना कर पाऊँ। मतलब जब आप बिजनेस शुरू करते हो ना तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं, इतनी सारी चीज़ें होती है, और एवरीथिंग इज क्रूशल। राइट। एक जो चीज़ फिर भी इम्पॉर्टेंट बता सकता हूँ वो ये बता सकता हूँ कि अगर आपका बिजनेस लोकेशन से इफेक्ट होता है, आजकल जो लोग ऑनलाइन बिजनेसेस कर रहे हैं उसमें लोकेशन ज़्यादा मैटर नहीं करती, राइट। लेकिन अगर आप एक ऑफलाइन बिजनेस शुरू कर रहे हो, लेट्स से आप फॉर एग्जांपल मेडिकल स्टोर ओपन कर रहे हो, एक एग्जांपल ही ले रहा हूँ, आप कोई जिम ओपन कर रहे हो, आप कोई क्रिकेट का स्टेडियम ओपन कर रहे हो, तो आपका जो बिजनेस का लोकेशन है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपने मार्केटिंग ठीक से नहीं करी उसको चेंज कर लोगे, अगर आपने स्टाफ अच्छा नहीं लगाया उसको चेंज कर लोगे, आपने आउटलुक अच्छा नहीं बनाया दुकान का उसको चेंज कर लोगे, आपने रैक सुंदर नहीं लगाया उसको चेंज कर लोगे। लोकेशन अगर आपने गलत सेलेक्ट कर ली ना, तो लोकेशन एक ऐसी चीज होती है कि आप कुछ साल का कॉन्ट्रैक्ट करते हो या दुकान को तैयार करने में पैसे लगाते हो, लोकेशन चेंज करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो उस केस में क्या होता है, आपने लेट से फॉर एग्जांपल आजकल नए नए लड़के लड़कियां क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं बिजनेस शुरू करने के लिए और एक गलती कर देते हैं कि नए जो मॉल्स शुरू हो रहे होते हैं उसमें दुकान ले लेते हैं कि कल को चल जाएगा। अरे जब कस्टमर ही नहीं है, तुम्हारी 3 साल तक खाली बैठने की डीप पॉकेट्स है नहीं है। मैक्स तो वहाँ 15 साल की लीज कर लेगा, पेंटालून 15 साल की लीज कर लेगा, 4 साल नहीं कमाएगा, बाद में 11 साल कमाएगा। तुम 4 साल खाली बैठ जाओगे? नहीं बैठ सकते। दिस इज द क्वेश्चन। हाँ, तो वो क्या देखते हैं, पेंटालून आ रहा है, स्टारबक्स आ रहा है और मैक्स आ रहा है तो मैं भी कर लूंगा। नहीं, अपने आप को बहुत छोटे ब्रांड से कंपेयर करो, तुम्हें तो कल सुबह ही ग्राहक चाहिए होंगे। राइट। तो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रतीक भाई वो है कि लोकेशन ऐसी सेलेक्ट करो जहां पे कस्टमर हो, रेंट ज्यादा होगा चल जाएगा, ग्राहक आएगा तो तुम मैनेज कर लोगे। लोकेशन, सेलेक्टिंग लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। तो लोकेशन एक ऐसी चीज है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए सबसे ज्यादा, अगर आपका क्योंकि वो इजीली चेंज नहीं हो सकता। हाँ, अगर आपका वो बिजनेस ऐसा है जिससे लोकेशन का जिस पे इफेक्ट है, आप लेट्स से क्लाउड किचन कर रहे हो, आप घर से ही डिलीवर कर रहे हो, तो लोकेशन उतनी मैटर नहीं करेगी। आप डिलीवरीज करते हो, ऑनलाइन आप मैनेज कर रहे हो, कहीं पे भी ऑफिस बना लो, तो ज्यादा मैटर नहीं करता है। तो ऑफलाइन अगर बिजनेस है, लोकेशन इज द मोस्ट क्रिटिकल थिंग, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी उधर ही सबसे ज्यादा हो जाता है। हाँ, एक बार गलत सेलेक्ट कर लिया तो गलत सेलेक्ट हो गया, और जब वो बंद होगी ना दुकान, बहुत दुख होता है। वो जब फर्नीचर ट्रक में लोड किए जाते हैं ना, जब कोई दुकान बंद होती है। आपके साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस? मेरा फर्स्ट बिजनेस ऐसा ही था, तो जो मैं चीजें बताता हूँ अपने एक्सपीरियंसेस से बताता हूँ। बिल्कुल। मैं भी चौड़ा होता था भाई, मेरे को तो सब कुछ आता है, बिजनेस कर लेंगे। इंटीरियर डिजाइनर का बिजनेस शुरू कर लिया, एक छोटी सी गलती कर दी प्रतीक, ट्रस्ट कर लिया लैंडलॉर्ड पे। उसने मतलब सारी बात हो गई, उसने नोटरी वाला रेंट एग्रीमेंट कर दिया, कहता है प्रॉपर्टी मेरे फादर के नाम से, वो यूएस में गए हैं, यूएस गए हुए हैं, 15 दिन बाद आएंगे, तब हम रजिस्टर्ड लीज कर लेंगे। हमने उसकी बात को मान लिया, कच्ची पक्की उसके बेटे के साथ लीज कर ली और फिट आउट शुरू कर दिया, स्टॉक भी खरीद लिया। 15 दिन बाद फादर आए, इन्होंने तो कह दिया कि माय फादर इज नॉट अग्रीइंग एट दिस रेंटल। मेरा बिजनेस शुरू होने से पहले बंद हो गया। ओहो। शुरू होने से पहले। और काफी पैसा भी लग गया। काफी पैसा भी लग गया था। तो ये कुछ गलतियां हैं जो मैं कर चुका हूं, और मैं यूथ को बताता हूं कि ये गलतियां तुम्हें नहीं करनी चाहिए। डेफिनेटली जो लर्निंग एक्सपीरियंस से मिले सर, वो बेस्ट होती है। और एक जो लर्निंग वहां से मिली ना प्रतीक, अपने माता पिता की बात सुन लो। मेरी मम्मी ने ये बोला था कि बेटा इतना विश्वास नए आदमी पे नहीं करना चाहिए। एब्सोल्युटली सर, आपने ये बात बोली ना अभी, लिटरली मेरे गूज़बम्प आ गए। बात पता है क्या है, दैट एक एज होती है
जब मैं टीन्स में था तो हाँ। थोड़ा सा एक वो जोश अलग होता है हाँ कि माँ बाप को ज्यादा नहीं पता, हाँ, बट एक्चुअली उनको बहुत कुछ पता है। उन्होंने लाइफ को एक्सपीरियंस किया होता है। तो मेरे को तो ये था, मम्मी तो, सो माय मदर इज नॉट वेरी एजुकेटेड, तो उस एज में तुम्हें यही होता है, मम्मी आपको नहीं पता यार, हमने एमबीए किए हुए हैं, इतने पढ़ाई की हुई है, हमें Right. पता है लोगों से कैसे डील करना है। उन्होंने ना 50-60 साल तक लोगों से डील कर लिया था, राइट और जो हम चीज़ नहीं सीख पाए थे ना, वो चीज़ सीख चुके थे, एक्सपीरियंस कर चुके थे। मेरी मम्मी ने बोल दिया था, बेटा 15 दिन में आपके अंकल आ जाए, वो आ जाएंगे अंकल, तब आप लीज कर लेना और तब शुरू कर देना। मम्मी आप तो लेट कर आ रहे हो, मेरे को बिजनेस शुरू करना है। वो ऐसे लोग हैं ही नहीं, वो ऐसे लोग ही निकले। उधर ही लॉस हो गया उसी वजह उधर ही फर्स्ट बिजनेस क्लोज्ड विदाउट इवन स्टार्टिंग। और उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? मैं हूं। क्यों रिस्पॉन्सिबल हूं? नंबर 1, बहुत चौड़ा हो रहा था, नहीं नहीं भाई अभी शुरू करना है। नंबर 2, इम्पेशेंट, अभी शुरू करना है। नंबर 3, पेरेंट्स को कुछ नहीं पता, मेरे को पता है। ये कुछ गलतियां हैं जो यूथ करता है, मैंने भी की है। इसलिए मैं सोचता हूं कि जब मैं पॉडकास्ट में जा रहा हूं तो कम से कम अपनी जो गलतियां हैं वो लोगों को बताऊं। हो सकता है यार, अगर मान लो 50,000 लोग इस पॉडकास्ट को देखेंगे, हो सकता है 500 लोग जो गलतियां मैं कर चुका हूं वो ना करें, उनके लाइफ बिल्कुल। में कोई परिवर्तन आए, पॉजिटिव चेंजेस आए। तो आई थिंक बिल्कुल। आई एम डूइंग राइट थिंग। आजकल एक कल्चर बहुत ज्यादा पॉप होता है हाँ सोशल मीडिया पे, हाँ दैट इज आजकल बहुत, मैंने आपको बताया ना, हाँ। लेफ्ट विंग और राइट विंग बन गई है एक। हम्म कुछ एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया था हम्म एंड दे हैव डन समथिंग ग्रेट, हम्म कर दिया उन्होंने ग्रेट। बट कुछ हैं जिन्होंने प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करा एंड उन्होंने उसके बाद उन्होंने भी बहुत कुछ बड़ा बनाया अपनी जिंदगी में। एक बात बोली जाती है कि दैट आजकल तो IIM, IIT और PhD वाले गटर साफ करने की नौकरी की लाइन में लगे हुए हैं। ओके। तो क्यों भाई जाएं IIM, क्यों जाएं IIT, क्यों वो डिग्रियां ले, वो तो टाइम वेस्ट है। 3-4 लाख रुपए लगेंगे, 10 लाख रुपए लग जाएंगे, कुछ होना तो है नहीं, 25,000 रुपए की नौकरी मिलनी है। इससे अच्छा तो कुछ अभी स्टार्ट कर देते हैं। मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। बिल्कुल। मेरा एक दोस्त है मंजीत, उसने जहर खा लिया था, वो नहीं मरा, तो सब लोगों को जहर खा लेना चाहिए? एब्सोल्युटली नॉट। मतलब अगर एक आदमी जहर खा के नहीं मरा, इसका मतलब ये थोड़ी है कि सब लोग जहर खाएंगे और बच जाएंगे। यस। आप एक आदमी का एग्जाम्पल ले रहे हो सकता है कोई IIM ग्रेड या IIT ग्रेड ऐसा हो जिसको नौकरी नहीं भी मिल रही हो, राइट। हो सकता है। आप 100 लोगों को कंपेयर करो, 100 लोग IIM से आए हैं, 100 लोग ऐसे हैं जो 12th में फेल हुए हैं, राइट। और उनको कंपेयर करो, उनकी एवरेज सैलरी आप कंपेयर करो, यू विल सी अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, एक एक केस को पकड़ लेते हैं, एक एक केस को पकड़ लेते हैं। भाई एक एक केस को नहीं पकड़ना होता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एवरेज। हर चीज आप ये देखो, 1 लाख लोगों ने एक काम किया, उसमें से कितने लोग सक्सेसफुल हुए, ये आप देखो। आप ये देखोगे, डॉली चाय वाला की बात कर लेते हैं, मैंने एक और पॉडकास्ट में उसका जिक्र किया था कि IIM जाने का क्या फायदा है, डॉली चाय वाला जो है वो IIM वालों से ज्यादा कमा रहा है। राइट। पहली बात तो कितने चाय वाले ऐसे हैं जो डॉली चाय वाले के जितना कमा रहे हैं? IIM के तो लगभग सभी लोग अच्छा कमा रहे हैं, बहुत कम। एक ही होगा, 2 4 5 7 और होंगे, चलो मान लिया। दूसरी चीज, डॉली चाय वाला आज पैसे कमा रहा है, 4 साल बाद तो उसका कंटेंट नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा ना। दूसरी चीज, आज डॉली चाय वाला जो है, क्या उसको फाइनेंशियल लिटरेसी है कि अगर कोई ब्रांड उसको 1 करोड़ रुपए दे रहा हो तो उसको कहाँ लगाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत सारे लोग कमेंट में क्या बोलेंगे पता है, डॉली चाय वाला ना CFO हायर कर लेगा। अरे CFO वाला ही डॉली चाय वाले को बेच के खा जाएगा, राइट। बेच के खा जाएगा। नॉलेज नहीं होगी CFO को मैनेज कौन करेगा? राइट। आप हायर तो कर लोगे, मैनेज कौन करेगा? क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है। आपको नॉलेज ही नहीं है, आपको यही नहीं पता 1 करोड़ में जीरो कितने। मतलब आई हैव डीप रिस्पेक्ट फॉर डॉली भाई, मतलब जो उसने किया है वो बहुत अच्छा है। मैं वही बोलता हूं कि उसके पेरेंट्स उसको नहीं पढ़ा पाए, उसमें उसकी गलती नहीं है। वो लाल बाल रखता है, उसके पेरेंट्स उसके सैलून नहीं भेज पाए, उसको नहीं पता कि मेरे ऊपर क्या अच्छा लगता है क्या नहीं बुरा लगता। मैं ये कॉम्प्लेक्स, मैं ये चीज नहीं बोलना चाह रहा हूं कि डॉली भाई अच्छा लगता है कि बुरा लगता है, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट थिंग। लेकिन वो जैसा भी दिखता है, जैसी भी वो बातें करता है,
उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके पेरेंट्स उसको नहीं पढ़ा पाए, फिर भी उसने टेक्नोलॉजी को अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट किया, अपने Right. चाय की दुकान को इंस्टाग्राम पे ले जाके दिखाया। आज कितने व्यापारी ऐसे हैं जो इंस्टाग्राम पे नहीं जा पा रहे हैं? बिल्कुल। ज्यादातर लोग जो हैं 10-10, 15-15, 20-20, 25-25 साल से बिजनेसेस कर रहे हैं, ऑनलाइन नहीं जा पा रहे हैं। डॉली भाई तो जा पाया ऑनलाइन, तो मैं तो उसको एज एन इंस्पिरेशन देखता हूं कि एक नहीं पढ़ा लिखा आदमी ऐसा काम कर पाया। ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि क्या हर चाय बेचने वाला आदमी इतना पैसा कमा सकता है जितना, तो अगर आप ये बोलो कि चाय बेचना इज मोर मनी मेकिंग बिजनेस देन क्लियरिंग IIT और IIMs, फिर तो मैं ये बोलूंगा कि मंजीत ने जहर खाया था वो बच गया तो तुम भी खा लो। राइट। आप एक केस पे नहीं डिसीजंस ले सकते हो, तो फॉर्मल एजुकेशन इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, वो लेनी चाहिए। जो स्टार्टअप्स बाहर आके ये बोलते हैं कि मैंने तो स्कूल से ड्रॉप आउट कर दिया था फिर भी मैं अच्छा कर पाया, तो भाई आप उन लाखों ड्रॉप आउट्स में से कुछ ही हो। मेजॉरिटी जो ड्रॉप आउट करे बैठे हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं लाइफ में, तो मिसगाइड लोगों को ना करें। फॉर्मल एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम सेइंग इट विद 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई दैट एक्चुअली होता क्या है दैट सोशल मीडिया पे कोई चीज ट्रेंड हो जाती है एंड ट्रेंड हो गई तो वो बहुत ज्यादा ही ट्रेंड हो जाती है और लोग उसको आइडल बना लेते हैं। मैंने अभी कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पे एक चीज लिख के डाली थी, मैंने कहा यार इंसान हर किसी को अपना आइडल बना लेता है देख के, किसी को भी आप जिससे इंप्रेस हुए आप उसको आइडल मानने लगते हो, बट कोई इंसान अपने आप को कभी आइडलाइज नहीं करता कि दैट हु यू आर, हु यू वांट टू बी, कोई किसी को मतलब नहीं है। तो मुझे लगता है इसी वजह से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कोई मोमोज बेचने लग रहा है, कोई वड़ा पाव, कोई बर्गर, एंड आई थिंक ठीक है आपका इंटरेस्ट है तो यू कैन डू। काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं है प्रतीक, लेकिन फिर आप उसको आगे कहाँ ले जाते हो, बट लिटरेसी से आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते। मतलब वड़ा पाव वाली दीदी भी अच्छा कमा रही है, अच्छा काम कर रही है, वो अच्छी बात है, लेकिन आगे क्या? आगे क्या मेन चीज वो है कि आगे क्या, right. क्या वो जो उसको अभी फेम मिल रहा है कितने साल उसको कंटिन्यू कर पाएगी? जो पहले बिग बॉस में गए थे, सोशल मीडिया का ट्रेंड है, आता है और चला जाता है। जो लोग पहले बिग बॉस में गए थे आज कहाँ हैं वो लोग? वो नहीं है कहीं पे भी। लेकिन जिन लोगों ने अच्छे कॉलेजेस से एजुकेशन की थी शुरू में, हो सकता है उनके 4-4, 5-5 लाख रुपए साल के पैकेज सिर्फ रहे हों, आज वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, कंपनियां बनाए बैठे हैं। तो एक गलत कंपैरिजन कभी भी नहीं करना चाहिए। चलो इसी बात से थोड़ा लोगों को इंस्पायर करते हैं। आपने IIM अहमदाबाद से करा है, आपके बैचमेट्स होंगे बहुत जी जिन्होंने आपके साथ पढ़ते थे उस टाइम, एंड आई थिंक वो भी आज बिजनेस में होंगे या अपनी जॉब्स में अच्छा कर रहे होंगे। जी। क्या अगर मैं IIM जाता हूँ, मैं उसके लिए प्रिपेयर करता हूँ, मैं राहुल सर से इंस्पायर हो गया, मैंने कहा IIM करना है, IIM की तैयारी करी, व्हाट आर द प्रोबेबिलिटी, क्या चांसेस हैं और क्या एवरेज अच्छी सैलरी मिलती है IIM के बंदे को? IIM की सैलरी जो प्रतीक भाई एवरेज रहती है 2-3 साल का, अगर आपको 4 साल का एक्सपीरियंस है तो 30 लाख से 40-50 लाख की रहती है साल की। Okay. इतनी सैलरी रहती है, मतलब एवरेजली 3 to 4 लाख रुपीस। हाँ, लेकिन ये सवाल गलत है प्रतीक। ओके। क्योंकि अगर आप IIM जा रहे हो और फिर भी आप ये सोच रहे हो मेरी सैलरी कितनी रहनी है, तो वो शायद गलत है। मतलब सैलरी तो दिमाग से निकल जानी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जिनके पास 50-50 लाख के ऑफर लेटर्स रहते हैं और वो अपना छोटा मोटा स्टार्टअप शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, बहुत छोटा स्टार्टअप शुरू कर देते हैं जिसका उनको श्योर भी नहीं है चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि लाइफ को देखने का नजरिया चेंज हो जाता है। लोगों में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार ये स्टार्टअप नहीं चला तो कुछ और कर लेंगे। वो लाइफ को देखने का विजन थोड़ा सा बदल जाता है। हाँ, वो विजडम आ जाता है, मतलब आप एक अलग माइंडसेट आपका बन जाता है, कॉन्फिडेंस एक अलग आ जाता है। तो कितना पैकेज रहता है वो शायद इस तरह के डिस्कशंस, मतलब आई वांट टू अवॉइड। मुझे आपकी ये ओपिनियन बहुत सही लगा जी, एंड यू करेक्टेड मी दैट जो लोग IIT जा रहे हैं, जो IIM जा रहे हैं, उनका इंटरेस्ट कुछ सीखने में, हाँ, उनका इंटरेस्ट कुछ बनाने में, बेसिकली राइट। एक चीज है कि दैट आजकल इंडिया में स्टार्टअप का बहुत ज्यादा क्रेज है जी, बट आप देखते होगे जितने अच्छे CEOs हैं पूरी दुनिया में जी, वो सारे इंडियंस हैं जी, बट वो जो कंपनीज में CEO हैं वैसी कंपनी इंडिया में बनती नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है?
वैसे कोई पॉलिटिकल कमेंट में प्रतीक करना नहीं चाहता था, हाँ। लेकिन इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मुझे थोड़ा सा पॉलिटिकल आंसर करना पड़ेगा। बिल्कुल। एंड फॉरगिव मी फॉर दैट। भाई कोई पॉलिटिकल इंटेंशन नहीं है, बट इट रिक्वायर्स मी टू ब्रिंग पॉलिटिक्स हियर। एम्स की बात कर लेते हैं। मैं हमारे सरकारों का दृष्टिकोण जो है वो दिखाना चाह रहा हूं। भारत में पहला एम्स बना था 1956 में। ओके। पहला एम्स बना था 1956 में, वो भी कोलकाता में बन रहा था। उनके सीएम ने बनने ही नहीं दिया था, तो दिल्ली में बना था। अच्छा, हाँ, ये स्टोरी तो पता ही नहीं थी। हाँ, और एक और स्टोरी, वो जो 1956 में पहला एम्स बना था, उसका 1 मिलियन पाउंड जो डोनेशन है वो न्यूजीलैंड ने हमें दिया था। अच्छा, वो भी छोड़ देते हैं। दूसरा एम्स इंडिया में पता है कब बना है? सेकेंड एम्स। इट इज सो शेमफुल फॉर द कंट्री। सेकेंड एम्स हमारे पास बना है 2012 में। इट टुक अस हाउ मेनी इयर्स? 56 years टू मेक सेकेंड एम्स इन इंडिया। 56 साल लग गए भारत को दूसरा एम्स बनाने में। इतने सारे प्राइम मिनिस्टर्स, इतने सारे होम मिनिस्टर, इतने सारे मिनिस्टर्स, इतने सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि हमारा स्वास्थ्य देश का कहां होगा। 56 साल लग गए देश को दूसरा एम्स बनाने में। प्रतीक, 56 साल। क्या पार्लियामेंट्स नहीं बैठ रही थी? क्या बिल्स पास नहीं हो रहे थे? 56 साल तक सब कुछ हो रहा था। कौन से बिल पास हो रहे थे? कौन से बिल पास हो रहे थे? कम्युनल बिल्स पास हो रहे थे। कैसे किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को दूसरे सोसाइटी से आगे, मैं मतलब कम्युनल रिमार्क्स भी नहीं करना चाहता यहां पे। 56 साल तक हमारी सरकारें क्या कर रही थी? एक एम्स नहीं बना पाई 1956 के। और फिर लोग पता है क्या बोलते हैं, मतलब प्राइम मिनिस्टर का मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। ऐसा नहीं है कि देश के पास पैसा नहीं था। हमारे पीएम्स के सिगरेट्स है ना, वो प्लेन से आते थे। हमारे पीएम्स के सिगरेट प्लेन से आते थे। पूरी पूरी फैमिलीज जो है ना, आईएनएस विक्रांत लेके ना हॉलीडेज पे जाते थे। ऐसा नहीं है हमारे प्राइम मिनिस्टर्स या देश के पास पैसा नहीं था। हमारे जो फुटबॉलर्स थे ना, जुराबे पहन के खेलते थे। हमारे जो साइंटिस्ट थे ना, साइकिलों पे, अब्दुल कलाम जी की आप फोटोज देखेंगे, साइकिलों पे रॉकेट लेके जा रहे हैं, बुलेट कार्ट्स पे रॉकेट लेके जा रहे हैं। बिल्कुल। मतलब हमारे देश के जो नेता है, जो गवर्नमेंट है, उनकी आइडियोलॉजी क्या है? कौन से बिल्स तुम पास कर रहे हो? कहां देश का बजट जा रहा है? कोई भी कंपनी अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड देश में नहीं बन सकती अनलेस गवर्नमेंट सपोर्ट्स इट। राइट। हमारे नेताओं का विजन ही नहीं था। 56 साल लग गए तुम्हें दूसरा एम्स बनाने में। ये क्वेश्चन युवाओं पे आ जाता है प्रतीक। वो युवा जो दूसरे देशों में जाके बड़ी बड़ी कंपनियां बना रहे हैं। पता है क्यों बना रहे हैं? हमारे नेता हराम खोर रहे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर्स जो है ना, मतलब इस तरह की स्टेटमेंट्स में यूज नहीं करना चाहता, बट इट इज अटरली शेमफुल फॉर द पॉलिटिशियंस ऑफ दिस कंट्री कि आज हम इस परिस्थिति में हैं। मतलब हमारे देश के युवा बाहर जाके इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज को लीड कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज को बना रहे हैं। और हम पता है क्या कर रहे हैं प्रतीक? आज भी तमिलनाडु में जो टीवी बनते हैं ना, उसके पार्ट्स भिवाड़ी से जाते हैं वहां पे। हम इकोसिस्टम नहीं बना पाए। चाइना ने कैसे बना लिया? बिकॉज दे हैड दैट विजन। कंपनीज नहीं बना सकती। टाटा नैनो का प्लांट लगाना चाहते थे, रतन टाटा साहब। बिल्कुल। वेस्ट बंगाल में प्लांट नहीं लगने दिया। कौन सी गवर्नमेंट ऐसी होगी जो ये बोलेगी कि मेरे यहां पे प्लांट मत लगाओ? फिर भी जीत रहे हैं। 15 साल से जीत रहे हैं, 20 साल से जीत रहे हैं। कैसे जीत रहे हैं? लोगों को ना डेवलपमेंट चाहिए नहीं। आई थिंक वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। हम अपने नेताओं से क्या मांग रहे हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपने नेताओं से ना गूगल मांग ही नहीं रहे हैं। हम अपने नेताओं से ना माइक्रोसॉफ्ट मांग ही नहीं रहे हैं, और कभी से भी नहीं मांग रहे हैं। हम पता है क्या मांग रहे हैं? हम मांग रहे हैं कि 5 किलो चावल फ्री में दे दो, 2 लीटर तेल फ्री में दे दो। बेशक वो 2 लीटर का ना 1.25 लीटर दे देना, थोड़ा बहुत गड़बड़ करके, लेकिन फ्री में दे दो। हम कह रहे हैं कि हम लंबी लाइनों में लग जाएंगे, हमें फ्री की चीजें दे दो। दिस इज वाई नेशन इज नॉट गोइंग अहेड एनीवेयर। इसी से जुड़ता हुआ क्वेश्चन है जी, दैट इंडिया का, मतलब बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने ये चीज बोली है दैट इंडिया का जो सिस्टम है, जैसे आपने इकोसिस्टम की बात करी, इट्स नॉट वेरी फेवरेबल फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स, नहीं है, क्योंकि टैक्सेशन बहुत ज्यादा है। एंड अगर आपको आज की डेट में एक रेस्टोरेंट ओपन करना है तो आपको 50 जगह भागना पड़ेगा, और 50 जगह आपको ब्राइब भी देनी पड़ सकती है। हर जगह
हर जगह देनी पड़ेगी प्रतीक। अभी आप मेरे साथ इस पॉडकास्ट के बाद ना अपनी बाइक उठाओ, मैं और आप बाइक पे चलते हैं, यहां से बैंगलोर चलते हैं बाइक पे, ना आप कोई कागज लेना ना हेलमेट लेना, सारी रेड लाइट जंप करेंगे, लास्ट तक एक भी चालान कट जाए ना, ऑटोमेटेड चालान को तो छोड़ देते हैं, लास्ट तक एक भी चालान कट जाए ना बैंगलोर तक, तो मेरे मुंह पे थूक देना। 100 200 रुपए हर जगह चढ़ावा चढ़ेगा। And I can say it on recorded camera. This is how corrupt the nation is. Do you know why we are corrupt? ये जो करप्शन है ना, ये फीड किया है पॉलिटिशियंस ने, बहुत सालों से फीड किया है। राइट, मतलब आज वो इकोसिस्टम का पार्टी बन गया, इकोसिस्टम का पार्ट बन गया। तो दिस इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट कि जिस तरह का अपना देश है ना प्रतीक, जितनी कैपेबिलिटी युवाओं में है ना, जितनी कैपेबिलिटी युवाओं में है, वो सारी वेस्ट जा रही है, वो दूसरे देशों में शिफ्ट हो रही है। पता है क्यों? क्योंकि हमारे जो नेता है ना, एक नंबर के हरामखोर है। आई एम सॉरी टू यूज दिस स्टेटमेंट ऑन दिस रिकॉर्डेड कैमरा एंड इट इज हाईली अनफॉर्चुनेट। किसी को मतलब युवाओं की ना पड़ी नहीं है यार, किसी को कुछ है ही नहीं। मतलब मैं किसी का भी नाम नहीं लेना चाह रहा, शायद पिछले कुछ सालों में चीज़ें बेटर हुई भी हैं, लेकिन जितना डैमेज ऑलरेडी देश में हो चुका है ना, उसके बाद कभी कभी तो ये लगता है क्या ये चीज़ें सुधर भी पाएंगी? देश शायद कुछ साल पहले सही डायरेक्शन में जाने लगा था, लेकिन अब वो फ्री बी का जो कल्चर शुरू हुआ है, सबको फ्री दे दो और वोट मिलने लग जाएंगे, तो पॉलिटिशियंस को लग ही नहीं रहा है कि हमें डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। राशन बांट दो, वोट मिल जाएंगे, दारू पिला दो 50-50 रुपए की कच्ची और वोट मिल जाएंगे। क्यों वो डेवलप करेंगे देश को? राइट, जब ऐसे ही काम चल रहा है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। तो आपका बात करप्शन का था, आई थिंक करप्शन का ही आपका क्वेश्चन था। तो भाई करप्शन तो इतना है, मैं क्या ही बताऊँ यार। मतलब आप कोई भी बिजनेस शुरू कर लो, जितने भी आपसे लोग मिलेंगे ना, आपको हर जगह चढ़ावा देना पड़ेगा। और ये बहुत ही ओपन है, मतलब जो ये छुपा हुआ नहीं है। गवर्नमेंट अधिकारी है ना, अभी उनको ये लगता है कि तुमने मेरे को 5,000 रुपए खिलाए थे, तुम्हारा काम हो गया ना, तो गलत क्या है इसमें? उनको ये लगता है कि पैसे लेके काम नहीं हुआ ना, तो मैंने कुछ गलत किया है। अब तूने 5,000 खिलाए थे, तेरा काम कर दिया है मैंने, अब मत बोलियो भाई मैंने कुछ गलत किया है। So that's the kind of mindset our government officials today has. That's why it's very difficult to start a business. It is extremely difficult. Businesses में क्या रहता है, businesses actually complex रहते हैं नेचर में प्रतीक। Right. आपको कोई छोटा बिजनेस करना है, आपके कोई गवर्नमेंट कंप्लाइंसेस नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन जब आपको कुछ भी थोड़ा सा बड़ा करना है, आपको एक प्लांट लगाना है, ठीक है, फायर वाले आपके यहाँ पे आके चढ़ जाएंगे। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको? हाँ जी। जितनी भी दुकानें हैं ना आपके, अभी हम नोएडा में बैठे हैं, नोएडा में जितनी भी दुकानें हैं, अगर कोई यूट्यूब पे गाने चला रहा है ना, तो वो इलीगल है। कैन यू बिलीव दैट? आपको अपनी दुकान पे यूट्यूब पे गाने चलाने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है सरकार से, और हर साल के 5-10 हज़ार रुपए भरने पड़ते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपकी दुकान कितनी बड़ी है। जितनी भी दुकानें नोएडा में चल रही है, मतलब पूरे इंडिया में जितनी भी दुकानें चल रही है ना, आप अपनी दुकान में बैठ के यूट्यूब पे गाने नहीं चला सकते, आपको नोटिस आ जाएगा। कैन यू बिलीव दैट? ये चीज मुझे पता भी नहीं थी। हमें पता है क्योंकि हम व्यापार में बैठे हैं, हम दुकानों में ना गाने नहीं चला सकते बिना लाइसेंस लिए हुए। दैट्स, और वो लाइसेंस है ना, वो लोग लेते नहीं है। वो पता है क्या करते हैं, कोई आता है उसको 200 रुपए 500 रुपए खिला देते हैं। ये जो बनाए गए हैं ना तरीके, ये पैसे कमाने के बनाए गए हैं। अरे मैं कोई क्लब चला रहा हूँ, कपड़े की दुकानें खोले बैठा हूँ, अगर गाने चला लूंगा छोटी सी दुकान में, क्या वो हो जाएगा भाई? लाइसेंस लेना पड़ेगा। कोई किराने की दुकान खोल के बैठा है, उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा अपनी दुकान में यूट्यूब पे गाने चलाने के लिए। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? जब तक लोग बिजनेस नहीं करते हैं ना, तब तक उनको नहीं पता होता है, लेकिन जब वो बिजनेस में आते हैं ना, हर तरफ पैसा खिलाना पड़ता है, हर तरफ पैसा खिलाना पड़ता है। रील और रियलिटी में बहुत फर्क है, बहुत फर्क रहता है। लोग बोलते नहीं है कैमरे पे, लेकिन दिस इज हाउ द रियलिटी इज। डेफिनेटली इट्स अ वेरी हार्श रियलिटी। इट इज वेरी इंडिया की, दैट हमारे जो टॉप सीईओज हैं आज वो किसी और कंपनी को बड़ा बनाने में लगे हुए हैं। बिल्कुल। एंड दे आर बिल्डिंग। बिल्कुल। और उन्होंने वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा के दिए उन कंपनीज को। शायद वो कंपनीज अगर इंडिया में होती तो
डेफिनेटली आज इंडिया की ग्रोथ बहुत ज्यादा होती। बिल्कुल। आप अपना ही एग्जाम्पल ले लो प्रतीक, आप ये पॉडकास्ट कर रहे हो, राइट। ठीक है, मान लो इस पॉडकास्ट में आपने मेरे को बुला लिया, आराम से बुला लिया। अब मान लो गवर्नमेंट कोई रेगुलेशंस लगा दे हाँ जी। कि जब आप पॉडकास्ट पे किसी को बुलाओगे तो आपको एसडीएम से लाइसेंस लेना पड़ेगा। राइट। आप क्या करोगे? आप बोलोगे भाई मेरे को यूपी में नहीं पॉडकास्ट करना है, हरियाणा में जाके करूंगा, वहां पे एसडीएम से लाइसेंस नहीं लेना बिल्कुल। पड़ता। करोगे ना आप? बिल्कुल। ऐसे ही सीईओज ने क्या किया, इंडिया में तो भाई हर चीज के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, यूके चल लेते हैं, कनाडा चल लेते हैं। मतलब अब तो वर्ल्ड इज वन कॉमन प्लेटफॉर्म, आप कहीं पे भी जाके बिजनेस कर सकते हो, कहीं पे भी जाके आप जॉब्स कर सकते हो। तो जहाँ पे लोगों को इजी रहता है वहाँ पे लोग करते हैं चीज़ें। इसीलिए जो मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, वियतनाम से बहुत सारी कंपनीज नहीं, चाइना से बहुत सारी कंपनीज निकल गई। राइट। और एक्सपेक्टेड था कि वो इंडिया में आएंगे, वो इंडिया में नहीं आए, वो वियतनाम में चले गए। क्यों चले गए? वो इसलिए चले गए, इंडिया में अगर किसी एम्प्लॉय ने मालिक पे केस कर दिया या मालिक ने एम्प्लॉय पे केस कर दिया ना, तो मालिक मरने तक तो वो केस भी नहीं सुलझेगा। इस तरह की चीजें हैं। दिस इज व्हाई कंपनीज डोंट प्रेफर टू कम इन इंडिया। तो चीजें आई होप बदले, थोड़ी चीजें बदल भी रही है। डेफिनेटली लोगों की सोच जैसे जैसे बदलेगी, मुझे तो लगता है किसी भी चीज की डेवलपमेंट में सोच बहुत मैटर करती है जी। एंड अच्छी सोच वाले नेता आएंगे तो शायद सर ये बदल जाए आने वाले फ्यूचर में। नेता तो अच्छी सोच वाले नहीं आएंगे प्रतीक। नेता तो कोई बनता ही तब है जब उसकी सोच अच्छी नहीं होती है। अगर किसी की सोच अच्छी होगी वो नेता बनेगा ही नहीं, वो बन ही नहीं सकता। राइट। नहीं बन सकता। ये बहुत डीप पॉइंट है। हाँ, समझ जाएंगे कुछ लोग। नहीं, सभी समझ जाएंगे। वो हमारे मफलर वाले बाबूजी भी कहते थे ना कि इस कुर्सी में ही कोई गड़बड़ है। हाँ। इस कुर्सी पे जो आता है वो बिगड़ जाता है, वही बिगड़ जाता है। तो वो मफलर वाले बाबूजी ने भी फिर कुछ 40-45 करोड़ का घर बनाया था। वो मैंने न्यूज़ में मैं पढ़ रहा था, पता नहीं न्यूज़ में कितना सच है कितना झूठ है, कि वो टॉयलेट जो है उस पे भी कुछ रिमोट सेंसर से पानी आता है, ऐसी करोड़ों रुपए के पर्दे लगाए हैं। हाँ, करोड़ों रुपए। अब नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन लोग कमेंट में बता ही देंगे किसकी बात हो रही है। मफलर आई थिंक काफी लोग रिलेट कर लेते हैं, सभी रिलेट कर से ज्यादा तो 45 करोड़ से कर लेंगे। बिल्कुल जी। अब जैसे आप एक सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहते हो जी, आप भी लोगों को बताते हो, गाइड करते रहते हो कि भाई इस तरीके से कर लो, इस तरीके से कर लो। जी। यू आर गाइडिंग ऑन द राइट वे। बट आजकल और भी चीजें चलती हैं सोशल मीडिया पे, शेयर मार्केट, क्रिप्टो। आजकल इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो अपना पोर्टफोलियो दिखाते हैं एफएनओ को कि भाई मैंने इतने का प्रॉफिट बना दिया, मेरा इतने करोड़ों का पोर्टफोलियो, मैं तो गरीब घर से था और आज देखो महल में रहता हूँ, ट्रेडिंग करके लैम्बोर्गिनी खरीद ली मैंने। एंड शेयर मार्केट का एफएनओ है, उधर क्रिप्टो का भी सेम है कि भाई मैंने क्रिप्टो में इन्वेस्ट करके ट्रेडिंग करके ये फलानी गाड़ी ले ली। और एक और चल रहा है फैंटेसी लीग, कि मैंने फैंटेसी में गेम्स खेल के टीम बना के क्रिकेट खेल के। आप देखते होगे, जानते होगे आप ऐसे लोगों को जो बता रहे मैंने 5-10 गाड़ियां खरीद ली? नहीं, ऐसे लोगों को मैं नहीं जानता हूँ। मतलब ऐसे लोगों के साथ मैं कम से कम 100 मीटर का डिस्टेंस क्रिएट करके रखता हूँ, क्योंकि ऐसे लोग जहाँ पे होते हैं ना, मतलब दीज आर मेंटली चैलेंज्ड पीपल। जिन लोगों को ये लगता है कि ऐसे पैसा बनता है, शॉर्टकट से पैसा बनता है, दे हैव मेड देमसेल्फ मेंटली चैलेंज्ड। उन्होंने अपने दिमाग को ये बता दिया है कि मैं किसी लायक नहीं हूँ इस लाइफ में, तो मैं क्या करूँगा, मैं सुबह 9 बजे लैपटॉप पे बैठ जाऊँगा और 10,000 डाल दूंगा और शाम तक 3:30 बजे तक तो मेरे 60,000 हो जाएंगे। ऐसे लोगों के साथ मैं नहीं बैठता हूँ। दे आर वेरी डेंजरस। दे आर डेंजरस फॉर देमसेल्व्स, दे आर डेंजरस फॉर देयर फैमिली, दे आर डेंजरस फॉर सोसाइटी। और ऐसे लोग होते हैं जो बाद में तिहाड़ में मिलते हैं, बाद में फिर अलग अलग जेलों में मिलते हैं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो आज IPS हैं, IAS ऑफिसर्स हैं। हॉस्पिटल्स में मैं डॉक्टर्स से काफ़ी कनेक्टेड हूँ। मैं जब उनसे जाता हूँ तो मेरी बात होती है। बहुत ज़्यादातर जो सुसाइड के केसेस आते हैं ना, मॉर्चरी वगैरह में जो केसेस रहते हैं, पता है कौन रहते हैं? वो युवा रहते हैं जिन्होंने ट्रेडिंग में पैसे लगाए थे। ज़्यादा जो आजकल क्रिमिनल्स बन रहे हैं ना, चेन स्नैचिंग वगैरह के केस जो चल रहे हैं, ये पता है कौन है? जिन्होंने स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में पैसे लगाए थे, अब डूब गए हैं, जीरो हो गया सब कुछ, अब कुछ ना कुछ चाहिए घर चलाने के लिए।
मॉर्चरीज में जाओ, आप डॉक्टर से बात करो, सुसाइड केसेस देखो, आपको पता लगेगा कि हमारे देश का युवा कहाँ जा रहा है। मतलब उनको ये लगता है कि फोन में बैठे बैठे करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं शेयर मार्केट ट्रेडिंग में करके। शेयर मार्केट इज नॉट रॉन्ग, शेयर मार्केट इज वेरी गुड इफ यू वांट टू डू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। आप 10 साल के लिए 15 साल के लिए शेयर्स लो, आप लॉजिक अप्लाई करो, कौन सी कंपनी के शेयर करने हैं, उन कौन सी कंपनीज की स्टडी करो, आगे कौन से इंडस्ट्रीज अच्छा करने वाली है, आगे क्या अच्छा होने वाला है, उन कंपनीज के शेयर्स लो, इंटेलिजेंस अप्लाई करो, फाइनेंशियल लिटरेसी डेवलप करो, पैसे डालो। लेकिन लोगों को क्या है, वो हरी कैंडल लाल कैंडल के बेसिस पे देख के और उनको ये लगता है कि मैं तो करोड़ों रुपए कमा लूंगा। अरे बेवकूफों, अरे गधों, अरे पागल, मतलब इनको इतनी बुद्धि नहीं है। आप विराट कोहली का एग्जांपल ले लो। राइट। विराट कोहली ने भी गुड़गांव में रेस्टोरेंट खोला है। राइट। कितना बड़ा पागल है विराट कोहली यार, क्यों रेस्टोरेंट खोला है? 5 करोड़ का किसी एक्सपर्ट को हायर करके सारा पैसा ट्रेडिंग में डाल देता। सही बात है। कितना बड़ा पागल है। सचिन तेंदुलकर भी पागल है। मतलब जितने भी सेलिब्रिटीज है, कितने बड़े, सनी लियोनी ने भी आपके नोएडा में एक रेस्टोरेंट खोला है, कितने पैसे लगा के 2, 4, 5 करोड़ कुछ लगाए। कितनी बड़ी पागल है। अरे किसी एक बंदे को जो ये इंस्टाग्राम पे ट्रेडिंग सिखा रहे हैं, इनको हायर कर लेते हैं 10-20 लाख रुपए महीने में, सारा पैसा लगा देते ट्रेडिंग में, तो डबल ट्रिपल हो जाता है। क्यों नहीं कर रहा है? क्या इनके पास फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं है? इनके पास फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, और वो फाइनेंशियल एडवाइजर्स पता है क्या सलाह देते हैं? कोहली साहब, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में पैसा डाल दिया ना, कहीं के नहीं रहोगे। जो ओडीआई टेस्ट में पैसे कमा रहे हो ना, वो भी जीरो हो जाएंगे। पीपल आर नॉट विलिंग टू थिंक। विराट कोहली भी शेयर मार्केट में पैसे डालता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में डालता है। अभी जब मैं वीडियो बनाता हूं और मैं लोगों को बोलता हूं ना ट्रेडिंग का, मतलब इन लोगों को यही नहीं पता कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में फर्क क्या है। मेरे को कमेंट में गालियां देते हैं, तेरे को पता ही नहीं है स्टॉक मार्केट का। अरे स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहा हूं, ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट के डिफरेंस की बात कर रहा हूं। ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। एफएनओ की आप बात कर रहे थे, एफएनओ का भी रिपोर्ट आया था 1 महीने पहले। राइट। पता है क्या रिपोर्ट है? पता है क्या रिपोर्ट है? 90% लोग लॉस में है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है प्रतीक के 10% प्रॉफिट में है। यहां फंस जाता है युवा। उनको ये लगता है 90% लॉस में है तो 10% ने तो कमाया है। नहीं कमाया है। 6% ऐसे हैं जिन्होंने ना कमाया है ना गंवाया है। अच्छा। 2-3% ऐसे हैं जिन्होंने 2-4-5 हजार रुपए साल में कमा लिया है, मतलब वो भी ना कमाया ना गंवाया। बिल्कुल। सिर्फ 1% ऐसे हैं जिन्होंने पैसा कमाया है, और ये 1% पता है कौन है? कंपनीज जो बैठ के म्यूचुअल डिसीजंस लेते हैं, जिनके पास फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं। ओके, गेटिंग माय पॉइंट? जो बहुत बड़े स्केल पे इस चीज को प्लान बड़े स्केल पे कर रहे हैं, और मतलब उनके पास पहले से ही फोन आ जाते हैं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, आज ये होना है, वो होना है। बहुत बड़े नेटवर्क्स हैं यार। ये जो चौड़े होके बैठे हैं ना एफएनओ में, मैंने ये कर दिया वो कर दिया, इनके कमेंट्स है ना इंस्टाग्राम पे बंद रहते हैं। राइट। पता है ना किसकी बात कर रहे हैं? पता है क्यों बंद रहते हैं? क्योंकि इनके पास जवाब ही नहीं है। और फिर ये पता है क्या करते हैं? फिर ये इधर उधर से कुछ जुगाड़ करके और ये नकली वो बनवाते हैं, अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स बनवाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। मतलब ऑल दैट इज अननेसेसरी। सो सीधा जो मैसेज युवाओं को देना चाह रहा हूँ वो ये देना चाह रहा हूँ, स्टॉक मार्केट इज अ वंडरफुल टूल, स्टॉक मार्केट इज अ वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट टू डबल ट्रिपल मल्टीप्लाई योर इन्वेस्टमेंट, लेकिन ट्रेडिंग नहीं। फैंटेसी लीग की तो शायद बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो लोग फैंटेसी लीग में पैसे डालते हैं वो तो पॉडकास्ट देखेंगे ही नहीं, वो तो शायद कुछ और ही देख रहे होंगे। वो तो क्राउड ही अलग है। मतलब उस तरह के क्राउड तो मैं चाहता हूँ कि बट मेरे को तो बस ये रहता है कि दैट आजकल चल क्या रहा है, दैट बहुत हैवी फ्लो है पैसों का इनका। जो ये कंपनीज को रन कर रहे हैं ना, वो इतना हैवी फ्लो दे रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स को। बिल्कुल दे रहे हैं कि बड़े बड़े आजकल आप देखते होंगे सिंगर्स हैं, रैपर्स हैं, उन्होंने एक लोगो लगा दिया अपने चैनल पे, बिल्कुल वो उसी को ही प्रमोट कर रहे हैं। बिल्कुल। मेरे पास प्रतीक बहुत सारे आते हैं प्रमोट करने के लिए, मैं नहीं करता हूँ। मैं क्यों नहीं करता हूँ? मैं वही चीज़ें लोगों को बताना चाहता हूँ जो मैं चाहता हूँ मेरा बेटा फ्यूचर में करे। मेरा बेटा 2 साल का है, गग्गू गग्गू बोलते हैं घर में। तो
क्या मैं अपने इस बेटे से फैंटेसी लीग करवाना चाहूँगा जब ये थोड़ा बड़ा होगा? नहीं। मान लो मैं इसको मना करूँगा जब ये 15 साल का होगा कि ये क्या कर रहा है? मेरा जो आज वीडियो बना बना रहा हूँ मैं, 15 साल बाद ये भी यूट्यूब पे तो होंगे। बिल्कुल। मैं किस मुँह से मना करूँगा अपने बेटे को? राइट, डेफिनेटली। और अगर मैं मना नहीं कर पाऊँगा, तो जितना मैं ये पैसा कमा रहा हूँ, जो बिज़नेसेस खड़े कर रहा हूँ, जो भी सोशल मीडिया में कर रहा हूँ, इसको तो ज़ीरो कर देगा वो। राइट, कर देगा ना? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो लोग लॉन्ग टर्म सोच ही नहीं रहे हैं। एमएस धोनी ऐड कर रहे हैं। मैं एमएस धोनी की बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ, मतलब ही इज़ वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स। लेकिन आई डेफिनेटली डोंट लाइक दिस फैक्ट अबाउट क्रिकेटर्स, सेलिब्रिटीज़ कि आप पैसे लेके युवाओं को मिसगाइड कर रहे हैं। गवर्नमेंट्स को टैक्सेस मिल रहे हैं, इसलिए वो इस पे कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल। ये जो फैंटेसी लीग है, बेटिंग एप्स जो हैं, बहुत गंदा वाला नशा है, जहर है। जितने भी युवा इस वीडियो को देख रहे हैं, भाई ये चीज़ कभी मत करना मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। बहुत डेंजरस है, सिर्फ यही कह सकता हूँ। फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो आपके हिसाब फ्यूचर से? ऑफ क्रिप्टो, क्योंकि काफी सारी कंट्रीज में ना दैट दे आर एक्सेप्टिंग क्रिप्टो एज अ पेमेंट मेथड। दे आर डेफिनेटली एक्सेप्टिंग इट। आगे और भी बढ़ेगा। बहुत पैसे वाले लोग बैठे हैं जो नई नई चीज़ें बनाते जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है प्रतीक कि हमें पैसा उसी चीज़ में डालना चाहिए जिसमें हम किसी ना किसी बेसिस पे ये इवैल्यूएट कर सके कि कल को ये चीज़ कैसा परफॉर्म करने वाली है। क्रिप्टो कैसा 5 साल बाद परफॉर्म करेगा उसका कोई भी साइंटिफिक स्टडी नहीं है। जिन लोगों ने 2009 में पैसे डाले थे 2020 तक तगड़े पैसे कमा गए। जिन्होंने 2020 में पैसे डाले थे 2000 वो बर्बाद हो गए। तो ये चीज़ें मतलब सट्टा ही है क्रिप्टो। साधारण भाषा में बोले तो क्रिप्टो सट्टा ही है। लोगों को पैसे मिल रहे हैं इसलिए लोग पैसा लगा रहे हैं। जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं वो रेकमेंड नहीं करते हैं कि क्रिप्टो में आपको पैसा लगाना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, अगर करते तो सारे सेलिब्रिटीज़ भी लगाते, जो भी CAs हैं, CFOs जो भी हमारे टच में सब लोग पैसे डालते। मेरे जितने भी पढ़े लिखे दोस्त हैं कोई भी क्रिप्टोज़ में या स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में नहीं पैसे लगाते हैं। कुछ जो हाउसकीपिंग वाले लोग हैं, जो ड्राइवर्स हैं, जिनकी फाइनेंशियल लिटरेसी उतनी नहीं है, जो बेचारे नहीं पढ़ पाए, उनके माता पिता के पास पैसा नहीं था, हम उनको समझाने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन उन लोगों को ये लगता है कि जब इंसान ज़्यादा पढ़ लेता है ना तो उसका दिमाग लोगों का कहना ही हो जाता है ज्ञान बांटना शुरू हो जाता है। तो फिर हमें ये है कि भाई करके देख लो, तो फिर थोड़े दिन बाद उनको पता चल जाता है। आपने एक कमेंट करा था दीपेंद्र गोयल साहब पे। हाँ दीपेंद्र गोयल साहब ने जोमेटो में लोगों के साथ चीट किया है। नहीं, मैंने ये नहीं बोला चीट किया है भाई प्रतीक, मैंने ये नहीं बोला उसने चीट किया। मैंने ये बोला था दीपेंद्र गोयल बहुत नाटकबाज इंसान है। और आजकल नाटकबाजी चलती है प्रतीक। आजकल क्या है कि आपको सोशल मीडिया पे ना बहुत एक्टिव रहना पड़ता है और वो एक्टिव रहने के लिए आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दीपेंद्र गोयल ने अभी कुछ जो कॉमेडियंस हैं उनको अपने यहाँ पे एक प्रोग्राम कराया अपने ऑफिस में। राइट। वो अपनी मैनेजमेंट के साथ बैठे हुए हैं, वहाँ पे कॉमेडियंस आ रहे हैं और वो कॉमेडियंस इनकी मैनेजमेंट को गंदी वाली गालियां दे रहे हैं। मतलब तुम करोड़ों रुपए खर्च करके अपने एम्प्लॉइज के सामने अपनी मैनेजमेंट को गंदी वाली गालियां दिलवा रहे हो ऑन रिकॉर्डेड कैमरा। मेरे को नहीं समझ में आया। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि मेरे को शार्क टैंक से स्विगी ने निकलवा दिया। निकलवा क्या दिया? उन्होंने ज्यादा पैसे ऑफर करे, तुमने कम पैसे ऑफर करे। बिल्कुल। निकलवा क्या दिया? ज्यादा पैसे ऑफर कर लेते। इट्स अ बिडिंग या जैसे भी इट्स अ स्पॉन्सरशिप थिंग। राइट। तुम ज्यादा पैसे ऑफर कर देते स्विगी से। तो ये दीपेंद्र गोयल जो है फॉर एग्जाम्पल अभी एक जो बहुत लेटेस्ट हुआ था, एम्बियंस मॉल में पहुंच गए, पूरी अपनी कैमरे टीम को, जैसे पॉलिटिशियंस रहते हैं ना पूरी टीम को लेके जाते हैं, वैसे इतने सारे कैमरामैन को लेके और वीडियो बना रहे हैं कि डिलीवरी बॉयज को कैसे ट्रीट किया जाता है। अरे वो तो अपने डिलीवरी बॉयज से आप खुद ही पूछ लो तुम कैसे ट्रीट कर रहे हो। बिल्कुल।
मतलब मैं ये चीज कहना नहीं चाह रहा, कभी हो सकता है दीपेंद्र भाई से मिलना पड़े तो मुझे बोलेंगे कि राहुल भाई आप कैमरे पे क्या बोल रहे थे। लेकिन दीपेंद्र भाई अपने लड़कों से पूछ लो यार, कहते हैं कि 2 महीने से पैसे काट लिए हैं, तो वो इशू सॉल्व कर लो, तो तुम्हें कैमरा लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने ये नहीं कहा कि वो चीट करते हैं, बट मतलब ही इज वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, बहुत सोशल मीडिया में आजकल एक्टिव रहना चाहते हैं, Yes. और उसके लिए ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं दीपेंद्र भाई, एंड आई थिंक दैट इज एक्सेप्टेबल नाउ। Right. मुझे लग रहा है दैट इज न्यू ट्रेंड दीज डेज के एंटरप्रेन्योर्स जो है उनको शायद कैमरे पे रहना पड़ेगा आगे आगे। बिल्कुल। दिस इज मुझे ऐसा लगता है जो अभी टाइम चल रहा है, हाँ, ये टाइम है कंटेंट क्रिएशन का, Content का। सोशल मीडिया का, बने रहने का। दैट जितनी भी जाइंट्स हैं दे आर कमिंग ऑन द कैमरा हाँ, एंड बिल्डिंग देयर ब्रांड, बिल्डिंग द ब्रांड क्योंकि साइमल्टेनियसली। उनको ट्रस्ट बिल्डअप करना है ऑडियंस के बीच जाके। हाँ बिल्कुल। पहले बैक ऑफ द कैमरा बिल्ड होता रहता था, हाँ एंड पीपल हैव शिफ्टेड हाँ। देयर अटेंशन फ्रॉम टीवी टू स्मार्टफोन्स, हाँ, राइट एंड स्मार्टफोन्स में सिर्फ यही ऐप्स हैं, राइट। तो उस पर अगर रिलेवेंट नहीं दिखे तो डेफिनेटली बिजनेसेस लॉसेस में ही जाएंगे। हाँ, तो ये एक्सेप्टेबल है आई थिंक। क्रेडिट कार्ड्स को लेके आपका क्या ओपिनियन है? क्रेडिट कार्ड्स, बिकॉज ऐसी बहुत बड़ी ऑडियंस है, हाँ, ऐसे भी कमाल के कलाकार लोग हैं जिनके पास 10-10 क्रेडिट कार्ड है, एंड दे आर मूविंग साइकिल्स ऑन साइकिल्स ऑन साइकिल्स। तो क्रेडिट कार्ड पे प्रतीक, जब मैं जॉब में था ना, तो मेरे वॉलेट में ना 6-8 अच्छे अच्छे क्रेडिट कार्ड होते थे। एक सिटी बैंक का, एक HDFC का, वो गोल्ड दिख रहा है, वो प्लैटिनम दिख रहा है। और जब हम कैफेटेरिया में खाना खाने जाते थे तो वो हम फ्लॉन्ट करते थे कि हमारे पास, मैं ये वाले फ्लॉन्ट कर रहा हूँ, वो वाले फ्लॉन्ट कर रहा है। वो लाइफ हमने भी जी है जब तक चीज़ें नहीं समझ में आई थी। इवेंचुअली ये समझ में आया प्रतीक के अगर आपके अंदर दम है ना, आपके कैरेक्टर में दम है, आप लाइफ में कुछ बड़ा कर रहे हो, तो आपको फ्लॉन्ट बाजी की जरूरत ही नहीं है। राइट। मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स यू डेफिनेटली डोंट नीड। 1-2 क्रेडिट कार्ड्स हों अच्छी बात है। मैं थोड़ा सा क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट इसलिए हूं प्रतीक, क्योंकि आज उसका यूज जैसे किया जा रहा है ना, वो बिल्कुल गलत है। क्रेडिट कार्ड का यूज आपको पॉइंट अर्न करने के लिए नहीं करना चाहिए। लोगों को पता है क्या है, ये परचेज कर लूंगा मेरे को 250 पॉइंट मिल जाएंगे। मत करो ऐसा। वो जो पैसा आप खर्च कर रहे हो ना, वो शायद खर्च करने की जरूरत ही नहीं थी। अगर बहुत ज्यादा जरूरत है तो आप करो। अभी क्या हो रहा है, जो चीजें क्रेडिट कार्ड का एक्चुअली पैसा वो है जो अभी तक आपने कमाया नहीं है, तो आप वो पैसा खर्च कर रहे हैं क्रेडिट पे लेके। हाँ, किसी से आप उधार लेके कर रहे हो। सबसे पहली कर्जे की जो आदत आपको डालता है ना, वो आपका क्रेडिट कार्ड डालता है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उसको सही से यूज कर पाते हैं, जिनमें फाइनेंशियल लिटरेसी होता है, जो अपने क्रेडिट कार्ड को कंट्रोल कर सकते हैं कि कब यूज करना है कब नहीं करना। मेजॉरिटी जो लोग हैं ना, वो पेमेंट डिफॉल्ट करते रहते हैं, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट भरते रहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ 1 क्रेडिट कार्ड रखो या 2 क्रेडिट कार्ड रखो। कई बार ये रहता है कि कहीं पे कोई क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट हो रहा है, कहीं पे कोई हो रहा है। मैं नहीं यूज़ करता हूँ क्रेडिट कार्ड्स अनलेस कोई बहुत ही ऐसी स्कीम हो कि यार बहुत ही अच्छी स्कीम है, मैं अपने ब्रदर का क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लेता हूँ, बट कोई यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। मैं वो पैसा खर्च करना चाहता हूँ जो मैंने कमा लिया है, एटलीस्ट फॉर माई डिज़ायर्स। ओके, फॉर माई डिज़ायर्स। मैं डिज़ायर्स के लिए वो पैसा खर्च नहीं करना चाहता जो मैंने नहीं कमाया है। डेबिट कार्ड यूज़ करता हूँ, डेबिट कार्ड बेस्ट है। आपके पास पैसा है, आपने यूज़ कर लिया, ख़त्म कहानी। अब क्रेडिट कार्ड आप यूज़ करो, याद रखो 26 तारीख को पेमेंट देना है, उसका पेमेंट डिफ़ॉल्ट हो गया तो। क्रेडिट कार्ड एक अच्छी प्रैक्टिस है, बट मोस्टली लोग उसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, इसलिए एक प्रॉब्लम है। अगर आप डेटा उठा के देखोगे तो यही पता लगेगा कि क्रेडिट कार्ड्स में डिफ़ॉल्ट केसेस ज़्यादा हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बहुत ज़्यादा है जब आप डिफ़ॉल्ट करते हो। तो क्रेडिट कार्ड्स को टेम करना बहुत मुश्किल है। फाइनल कंक्लूजन, क्रेडिट कार्ड्स यूज़ करना अवॉइड करें, मैं करता हूँ। ओके, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है दैट आई एम ऑल्सो ओनिंग अ क्रेडिट कार्ड। मुझे ऐसा लगता है कि दैट मेजरली जो इशू है क्रेडिट कार्ड के साथ, दैट इज
ओवर स्पेंडिंग हमेशा होगा। ओवर स्पेंडिंग है, क्योंकि ऐसा होता है दैट आप मॉल में घूम रहे हो हाँ एंड आपकी किसी चीज पे नजर पड़ गई बाय चांस, हाँ अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो आप वो कैलकुलेट करोगे कि दैट मेरे पास कितना पैसा पड़ा है हाँ और मुझे खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। हाँ बट इफ यू आर हैविंग अ क्रेडिट कार्ड और उसकी लिमिट है आपके पास, तो आप यू विल गो एंड बाय कि इसका तो अगले महीने बिल भरना है, भर देंगे। आपने जो पैसा कमाया नहीं वो आपने अपने डिजायर्स पे खर्च कर दिया, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये पॉइंट शायद लोग समझ नहीं पाएंगे। राइट हो सकता है कमेंट में कुछ उल्टा सीधा भी बोले बट मेरा पॉइंट यही है कि जो पैसा आपने नहीं कमाया है उसको खर्च ना करें, पहले कमा लें। अपने इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उसके लिए पैसे को सेग्रीगेट कर दें। आपके स्कूल फीस बच्चों के हैं या आपके जो भी खर्चे हैं जो मैंडेटरी हैं, फिक्स्ड आपके एक्सपेंसेस हैं, उसके लिए क्रेडिट कार्ड उसके लिए पहले अपने इनकम से पैसे हटा दें। उसके बाद जो आपकी सेविंग बचती है, मान लो आपका 10,000 रुपये बच गया, उस 10,000 में से 5,000 अपने डिज़ायर्स के लिए खर्च कर लो, 5,000 का सेविंग कर लो। लेकिन आप क्रेडिट कार्ड से पहले ही यूज़ कर चुके हो जो पैसा आपने कमाया नहीं है, तो सेविंग वाला जो पोर्शन है ना वो कभी बन ही नहीं पाता है। और फिर लोगों को क्या रहता है, जॉब में तो कुछ नहीं बन रहा, अब तो कुछ अपना करना पड़ेगा। अपना करना बुरी बात नहीं है, लेकिन आप जिस वजह से जॉब से बिजनेस में स्विच करना चाह रहे हो वो वजह सही नहीं है। आपका फाइनेंशियल लिटरेसी पे आपको काम करने की ज़रूरत है। वो तो बिजनेस में आप 1 लाख, आज जॉब में 1 लाख कमा रहे थे, बिजनेस में 2 लाख कमाओगे तो भी पूरा नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुमने यही नहीं सीखा कि मेरे को खर्च कैसे करना है। राइट वो क्रेडिट कार्ड तो फिर भी तुम्हें खाएगा ही। डेफिनेटली। So that's important. अगर आज मुझे इंडिया में बिजनेस स्टार्ट करना है तो मुझे किन सेक्टर्स की ओर नजर रहना चाहिए जो ग्रोइंग है? इफ मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है एंड आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट अ बिजनेस, तो वो सर कौन से ऐसे सेक्टर्स होने चाहिए जिसमें आज एक मुझे कदम रखना चाहिए? ये क्वेश्चन गलत है और ये बहुत कॉमन गलत क्वेश्चन है। बहुत कॉमन गलत क्वेश्चन है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ क्यों है। और ज्यादातर लोग अगर मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं ना तो वो यही क्वेश्चन पूछते हैं। तो जब आप ग्रेजुएशन कर चुके हो ना तो आप आइडियली डिसाइड कर चुके हो कि लाइफ में आपको क्या करना है। राइट अगर आपने फॉर एग्जांपल लेट्स से BCA किया है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस में किया है, तो आपका जो करियर चॉइसेस हैं वो कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड, IT सर्विसेज से रिलेटेड ही होने चाहिए। ओके तो ग्रेजुएशन के बाद कौन सा बिजनेस शुरू करना है, आपके पास चॉइसेस लिमिट हो जाते हैं। राइट तो या तो आप ये क्वेश्चन बहुत पहले सोचो, या फिर आप थोड़ा बहुत जॉब्स करो, अपने सेक्टर से रिलेटेड जॉब्स करो, फिर देखो कि जिन जॉब्स में मैं हूँ उनसे रिलेटेड क्या क्या जॉब बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है, और तब उनमें स्टेप रखो। एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट प्रतीक मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, वो ये बताना चाह रहा हूँ, ग्रेजुएशन करते ही ना बिजनेस शुरू कर मत देना। ओके कुछ साल जॉब करना। जो भी यूथ इस वीडियो को देख रहा है उसको क्लियरली ये बताना चाह रहा हूँ, जब आप जॉब करते हो ना, आप फेल ना हो जॉब में, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ओनर की रहती है जहां पे आप जॉब कर रहे हो। वो इंश्योर करेगा कि आप फेल ना हो। लेकिन अगर आपने बिजनेस शुरू कर दिया और आप फेल हो गए तो वो सारा ठीकरा आप ही पे फूटेगा। आप दोबारा शायद कुछ ना कर पाए, आपने का जो पैसा था आपने सारा लगा दिया। तो व्हेन यू आर इन अ जॉब, आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, और कोई और इंश्योर कर रहा है कि तुम गलतियां ना करो। बिल्कुल, ऐसा बेटर कुछ नहीं हो सकता। ऐसा मौका क्यों गंवाना चाहिए? बिल्कुल नहीं गंवाना चाहिए। तो सोशल मीडिया, दोबारा से मैं ये टॉपिक ला रहा हूँ सोशल मीडिया का, उसने यूथ को थोड़ा सा ऐसे ब्रेन वॉश कर दिया है कि जॉब इज अ स्लेवरी। जॉब से अच्छी इस लाइफ में कोई चीज ही नहीं है। पैसे दे रहे हैं तुम्हें सिखाने के, तुमसे गलतियां ना करवाने के, तुम्हें पैसे दे रहे हैं और तुम आगे जाके बिजनेस कर सकते हो। प्रॉब्लम वहां है जहां पे आपने अपने आप को स्लेव बना लिया है। आपकी थॉट ही खत्म हो गई है कि कल को मेरे को कुछ बड़ा करना है। तो जॉब जरूर करें, लेकिन अपने आप को जॉब में रिस्ट्रिक्ट ना करें। बिजनेस को अगर जैसे आज अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैंने अपना पैसा लगाया, एक बिजनेस स्टार्ट करा एंड ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़े बहुत पैसे मैंने कमाने शुरू करे। अगर मेरी एक बड़ी सोच है, मेरा एक बड़ा विजन है कि मुझे इस फलाने ब्रांड को एक बहुत बड़ा ब्रांड बनाना है, तो उस पर आपकी क्या टिप्स होंगी? किन किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए?
अपना एग्जांपल ले लेता हूँ प्रतीक बिल्कुल। भाई, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो एक्सपीरियंसेस हम खुद गैदर कर चुके होते हैं लाइफ में, वो एक्सपीरियंस पे बात करना ज़्यादा ऑथेंटिक और रेलिवेंट होता है। अभी मेरे ब्रांड के ऑल ओवर इंडिया 11 स्टोर्स हैं, राइट। और अगले 3 साल में हम 100 स्टोर्स करने वाले हैं, जो हमारा विजन है। अब विजन तो मैं 1000 का भी कर सकता था। तो बिल्कुल। आपका जो विजन है ना, वो एक तो अचीवेबल होना चाहिए, अग्रेसिव हो, टू अग्रेसिव नहीं होना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट? तो अब मैं ये बोल दूं कि मेरे को 1 साल में ही 100 स्टोर करने हैं, बहुत अग्रेसिव हो जाएगा, शायद ना कर पाऊं। 3 साल का मैंने टारगेट लिया, तो जो आपका विजन है ना, उनको स्मॉल स्मॉल पीसेस में ब्रेक कर दो। मैंने ब्रेक किया था 0 to 10, 10 to 100, 10 में कर चुका, 11 में कर चुका। अब जो 10 to 100 है, उसको मैंने 3 साल में डिवाइड कर दिया। अब मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे को 100 स्टोर्स करने के लिए क्या क्या इकोसिस्टम चाहिए, मेरे को कितना बड़ा वेयर हाउस चाहिए होगा, मेरे को एक CFO चाहिए होगा, कौन से स्टेज पे मेरे को लेट्स से कौन कौन से हेड्स चाहिए होंगे, मेरे को कौन कौन से डिपार्टमेंट्स को लीड करने के लिए उनकी क्या क्या सैलरी होगी, HR में कितना बैंडविड्थ, मतलब इट्स अ You have to मैसिव। plan. हाँ, यू हैव टू प्लान इट। इट इज़ अ आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। आपको एक विजन बोर्ड बनाना पड़ता है, सबसे इम्पोर्टेंट, कि आपका विजन क्या है, उसका विजन बोर्ड बनाओ। फिर आपको बैक ट्रैकिंग्स करने पड़ते हैं, आपको एनुअल ऑपरेटिंग प्लान्स बनाने पड़ते हैं कि भाई इस साल में आपका एनुअल ऑपरेटिंग प्लान क्या है, कौन से महीने में आप कितनी सेल करना चाह रहे हो, क्या आपके एक्सपेंसेस होंगे, वो सारी चीज़ें आप करते हो। तो डेफिनेटली। हाँ, तो मेजरली यू हैव टू प्लान यू हैव टू प्लान। एंड गोल बनाना चाहिए। गोल बनाना चाहिए, बड़े गोल को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करना चाहिए, और शुरू में जो पीस आपके पास हैं, अगले 1 साल में जो करना है उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी ऑब्वियसली होनी चाहिए। लेट्स से हम प्लान कर रहे हैं कि 3 साल बाद हमें SME IPO लाना है, तो Right. IPO के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो हम आज से ही रेडी करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम स्क्रूटनी बहुत ज़्यादा होती है। हम Right. इंश्योर कर रहे हैं हमारे टैक्स कंप्लाइंसेस आज से ही स्ट्रांग हो। जब हम SME IPO के लिए जाएं या IPO के लिए, फुल IPO के लिए जाएं, Right. तो हमें कोई चैलेंजेस ना आए। Right. तो अगर आपका विजन बड़ा है तो आपको तैयारी स्ट्रक्चर्ड करनी पड़ेगी। अच्छा, एक CFO आपके पास होना चाहिए, अच्छा आपके पास HR होना चाहिए, वो सारी चीजें। फिर अगर Definitely. विजन बड़ा है तो ये होना चाहिए। जैसे आपने पहले पढ़ाई करी, फिर जॉब करी, फिर पहला बिजनेस खोला, फिर और भी बिजनेसेस करना स्टार्ट करे, और आपने एक ब्रांड को शुरू करा। आज वो सक्सेसफुली आप ब्रांड को रन कर रहे हो, कंट्री में एक्सपेंशन का भी आपने सोचा है। बट एक चीज आती है मन में, आज यूथ है, तो यूथ के मन में आपने बोला ना कि एग्रेशन होता है थोड़ा सा, कि मुझे तो अपने 20s में ही करना है कुछ बड़ा, मुझे तो यूनिकॉर्न बनानी है, यार मुझे तो 500 करोड़ चाहिए, या मुझे 100 करोड़ का बिजनेस बनाना है। वो ऐसे लोगों को एक्चुअली देखते हैं सोशल मीडिया पे, जो उनको एक फैंसी लाइफ की तरफ अट्रैक्ट करते हैं कि दैट यार यही 20s है जो तुम कुछ कर सकते हो। बट आई थिंक यू आर ऑन योर 30s, राइट? हाँ, 36, 37। 37। आपने 30s में जाके ये चीज करी। आप क्या एडवाइस करना चाहोगे कि दैट यू हैव टू बी वेरी कॉम्पिटिटिव? हाँ, और क्या अप्रोच होनी चाहिए, अप्रोच क्या होनी चाहिए बिजनेस के लिए? साधारण शब्दों में प्रतीक बता देता हूँ, जो मेरी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक पे है। आज जो स्टार्टअप्स शुरू हो रहे हैं, 90% स्टार्टअप्स पहले 5 साल में ही फेल हो जाते हैं। हाँ। एक शॉकिंग रिपोर्ट ये है कि उनमें से 74% जो स्टार्टअप्स हैं वो इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि दे स्केल्ड अप टू अर्ली। उन्होंने बहुत जल्दी अपने आप को स्केल अप करने की कोशिश की थी। अगर वो थोड़ा सा टाइम देते स्केल अप करने के लिए तो वो शायद बेटर कर पाते। आपको बिजनेस बनाने के लिए, मॉडल बनाने के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए, अच्छे सप्लायर्स ढूंढने के लिए, अच्छे कस्टमर बेस बनाने के लिए, अच्छे इन्वेस्टर्स ढूंढने के लिए टाइम चाहिए होता है। राइट। जब आप वो टाइम नहीं देना चाहते, जब आप ऑर्गेनिकली ग्रो नहीं करना चाहते, तो आपको चैलेंजेस फेस होंगे। तो मैं जो यूथ को बोलने वाला हूँ वो ये है, अगर आज मैं 36 की एज में अच्छा बिजनेस कर रहा हूँ, अच्छा मैंने स्टैब्लिश कर लिया, मतलब बहुत बड़ा उस स्केल का तो नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा उसको ये बोलूँ, लेकिन ठीक ठाक मैंने कर लिया है,
अगर मैं 26 साल की एज में भी कर लेता तो बात एक ही थी। तो मैंने टाइम दिया, मैंने जॉब में टाइम दिया, मैंने चीज़ें सीखी, मैंने ये इंश्योर किया कि जब मैं अपना बिजनेस करूँगा, अब जब मैं 10 स्टोर से 11 स्टोर से 100 स्टोर्स पे जाऊँगा तो मेरा बिजनेस कोलैप्स ना हो। राइट। आई एम पेशेंट। मैंने 3 साल का और टाइम लिया है, 40 का हो जाऊँगा, 100 स्टोर्स हो जाएंगे। मेरे को ना फोर्ब्स 40 अंडर 40 में पब्लिश नहीं होना है। आई हैव नो प्रॉब्लम विद द पीपल हु वांट टू गेट पब्लिश्ड इन एनी मैगजीन्स, लेकिन वो आपके एम्बिशंस अच्छी बात है, लेकिन हर चीज़ के लिए आपको समय देना पड़ेगा। अपने आप को दूसरे लोगों से कंपेयर मत करो। दूसरे लोगों की लाइफ्स अलग है, मेरी लाइफ अलग है, आपकी लाइफ अलग है, सबके फैमिली सपोर्ट अलग है, सबका फैमिली इकोसिस्टम अलग है, सबका फाइनेंशियल चीज़ें अलग है। तो दूसरों से अपने आप को कंपेयर मत करो। कंपेयर उनसे करो जिनके बारे में आपको सब कुछ पता है और आपको लग रहा है बिल्कुल आपसे आइडेंटिकल है। सब कुछ तो आपको किसी के बारे में नहीं पता। राइट। तो अपने आप को मत कंपेयर करो लोगों से, सही पेस पे चीज़ें करो और चीज़ें अच्छी होंगी। बहुत जल्दबाजी करोगे तो चीज़ें फेल हो जाएंगी। मुझे लगता है कि दैट बहुत ज़्यादा एग्रेशन भी कभी कभार बर्बादी का कारण बन जाता है। 100% बनता है। बिकॉज आप उस एग्रेशन में प्लानिंग स्ट्रेटजी सब भूल जाते हो। बिल्कुल भूल जाते हो। और जो मेन प्रोसेस पे ध्यान देना होता है, हाँ। कुछ सीखना होता है। प्रोसेसेस बनाने में टाइम लगता है। राइट। प्रोसेसेस बनाने मुझे में तो ऐसा बहुत लगता है टाइम दैट सर कुछ बनने में ही टाइम लगता है। हाँ बिल्कुल लगता है। दैट 100%। शाहरुख खान, अगर आज उसको बोला जाता है किंग खान, तो आज 25 सालों से वो एक ही काम कर रहा है। राइट। हाँ, वो भी कंटिन्यूस, बिल्कुल कंटिन्यूटी के साथ। बिल्कुल। अगर आज कोई एक्टर आए और वो बोले कि दैट मैं किंग खान की जगह ले लूंगा 5 साल में, तो आई थिंक दैट इज नॉट पॉसिबल। एक और चीज होती है प्रतीक, कुछ लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं। सचिन तेंदुलकर गॉड गिफ्टेड है, विराट कोहली गॉड गिफ्टेड है। राइट। सचिन ने 16-17 साल की एज में बहुत अच्छी बैटिंग की थी। जरूरी नहीं है कि दूसरे प्लेयर्स, लेट्स से रोहित शर्मा 16 साल की एज में ही सेंचुरी बना पाए, 17 में बना पाए। राइट। सचिन तेंदुलकर अलग है, राइट। रोहित शर्मा अलग है। रोहित शर्मा अगर सोचे मेरे को सचिन तेंदुलकर के जैसे कवर ड्राइव मारने हैं, तो वो अपने शॉट पे जो सिक्सेस मारता है वो भी नहीं मार पाएगा। सही बात है। गॉड ने हम सबको अलग अलग तरह से वायर्ड किया है। मेरे को अलग तरह से वायर्ड किया है, आपको अलग तरह से वायर्ड किया है। अब मैं इस पॉडकास्ट में आके सोचूं प्रतीक तो मोटा पैसा कमा रहा है, मेरे को तो पॉडकास्ट ही करना है। हो सकता है मैं पॉडकास्ट के लिए ना बना हूं, मैं अपने आप को डेवलप कर सकता हूं पॉडकास्ट के लिए, उसके लिए टाइम लगेगा। मैं सोचूं मैं तो कल से ही पॉडकास्ट करूंगा और भाई मोटा पैसा बनाने वाला हूं, राइट। मैं फेल हो जाऊंगा। आपने इस जर्नी में टाइम दिया है, हो सकता है आपने मीडिया में कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन किया हो, राइट। जर्नलिज्म में कुछ किया हो, आप अच्छा बोल पाते हो माइक पे, मैं नहीं बोल पाता। अगर मैं चाहता भी हूँ कि मैं पॉडकास्ट करूँ तो मुझे इसकी भी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, लेकिन मैं सोचूं मैं तो कल से ही करूँगा, आई विल फेल। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग विद यूथ। वो क्या देखते हैं, दीपिंदर ने जोमेटो बनाया, मैं भी बना देता हूँ, टोमेटो बना देता हूँ। मतलब बहुत क्विक ग्रेटिफिकेशंस चाहिए, बहुत क्विक सक्सेस चाहिए, 3 महीने में, 6 महीने में। वैसे नहीं होती है चीज़ें। हो सकता है गॉड ने आपको, आप गॉड गिफ्टेड तो हो भी जाए, लेकिन गॉड गिफ्टेड नहीं हो तो शायद नहीं होगी। यू विल हैव टू गिव टाइम। दूसरों से अपने आप को मत कंपेयर करो। एक्चुअली हर किसी का मुझे लगता है सर अलग अलग पर्पस। बिल्कुल। एंड एक इंसान अगर अपना पर्पस पकड़ ले हाँ लाइफ का, हाँ, तो वो मुझे लगता है सही डायरेक्शन में जाएगा। हाँ चाहे वो हो सकता है दुनिया के लिए बहुत अलग हो, हाँ, बट अगर वो पर्पस है आपका और ड्रीम है, तो डेफिनेटली यू विल फेल बट यू विल बिल्ड। पर्पस ऑफ लाइफ तो मेरे हिसाब से वैसे प्रतीक भाई ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग हो गया, लेकिन पर्पस ऑफ लाइफ की बात करें तो मेरे हिसाब से दी ओनली पर्पस ऑफ लाइफ दैट यू शुड हैव इज टू रिमेन हैप्पी। आप खुश रहने का पर्पस निकालो। अब खुश आप कौन सी चीज़ों में होते हो वो आप देख लो। मेरे को किस चीज़ में खुशी मिलती है, मेरे को पॉडकास्ट में आने से खुशी मिलती है। मेरे को जब अपने नए स्टोर्स ओपन होते हैं तो खुशी मिलती है। मैं जब अपने यूट्यूब पे अच्छे एक्साइटिंग वीडियोस डालता हूँ, लोग कमेंट में लिखते हैं यार ये तो बहुत अच्छा वीडियो बनाया, मेरे को खुशी मिलती है। मैं जब अपने घर जाता हूँ तो अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, मेरे को खुशी मिलती है। तो जिस चीज़ में आपको खुशी मिल रही है, पर्पस ऑफ लाइफ तो वही है। सो लाइफ इज अ ट्रेन विद नो डेस्टिनेशन। या हम कहीं नहीं जा रहे हैं,
हमें इस जर्नी को ही एंजॉय करना है। राइट। हम कहीं जा रहे हैं क्या? नहीं। कहीं जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं। एक दिन मर जाएंगे और बिना नोटिस पीरियड के मरने वाले हैं। बिल्कुल। पता नहीं चलेगा। हो सकता है प्रतीक भाई मैं इस पॉडकास्ट के बाद घर जा रहा हूं और मेरे साथ कोई दुर्घटना हो जाए, और आजकल तो दुर्घटना की भी जरूरत नहीं है, जिम में भागते भागते लोग एब्सोल्युटली सही इट बता इज रहे हो। हैपनिंग विद पीपल। तो पर्पस ऑफ लाइफ शुड बी कि जब तक आप जिंदा हो ना, बी हैप्पी। अब वो हैप्पीनेस के आपको तरीके ढूंढने हैं। आपको कौन सी चीज किक खुश देती करती है? है। जो मैं तो वही कर रहा हूँ, जो चीजें मेरे को किक देती है। अब डेफिनेटली। लोग भी शायद वो कर ही सकते हैं, और लोगों को ऐसा लगता है कि पैसा खुशी देता है। देखो पैसा बहुत सारी चीजें आपको दे सकता है, लेकिन वो पैसा आप कैसे कमाते हो ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जब छोटा था ना, तो बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स थे, मतलब फ्रेंड्स तो नहीं कहूँगा, फ्रेंड्स कहना गलत हो जाएगा, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसे लड़के थे जो, जैसे हम संडे को क्रिकेट खेलने जाते थे, हाँ। तो हम उनको नहीं खिलाते थे। अच्छा। उनको नहीं खेलना आता था, ना फील्डिंग करते थे, ना बैटिंग करते थे, कुछ भी नहीं करते कुछ थे। भी नहीं करते थे। तो उनको ये था कि तुम्हें नहीं खिलाएंगे। 8 हाँ। बजे का मैच था तो 8:30 आते थे, तो हम कह देते थे तुम्हें नहीं खिलाएंगे। जब हम थोड़े से बड़े हो गए ना, मर्सिडीज में और BMW में घूम रहे हैं, मैंने कहा यार ये तो ना इन्होंने नौकरियां करी, ना इन्होंने कोई बिजनेस करी, BMW और ये मर्सिडीज कहाँ से आ गई? हाँ। उनकी जमीनें बिक गई थी। आज वो ना नौकरियां ढूंढ रहे हैं 10-10, 15-15 हजार की। उन्होंने ना ये सीखा ही नहीं कि जमीन बिकेगी तो जो पैसे आएंगे ना, उसको उसे करना क्या लगाना है? कहाँ पे है। मर्सिडीज तो खरीद ली, लेकिन मर्सिडीज तेल पीती है। राइट। तेल पीती है, डेफिनेटली डालना पड़ेगा, डालना पड़ेगा सर। डालना पड़ेगा। जमीनें बिकी करोड़ों की, और आज 0 हो गए हैं। तो पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा आप कैसे कमा रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। राइट यूज केस। राइट यूज। अगर आप ये सोच रहे हो कि शॉर्टकट लेके पैसा कमा लेते हैं, वो तो फिर शॉर्टकट ही है, आपको शॉर्ट ही कर देगा लाइफ में। सो पर्पस ऑफ लाइफ पे आते हैं, तो पर्पस ऑफ लाइफ शुड बी टू रिमेन हैप्पी इन लाइफ। उसके लिए डिफरेंट तरीके ढूंढे। मेरे हिसाब से एवरीबडी शुड बी हैप्पी इन लाइफ। डेफिनेटली, जी। बिकॉज आज की डेट में हर चीज तो है इंसान के पास, हर चीज है, बट जो खुशी है वो मिसिंग है। वो मिसिंग है। वो मेरे को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बड़ा जो उसका रीज़न है प्रतीक, वो लोगों में जो ईगो है वो है। मतलब लोग अपने फैमिली मेम्बर्स से ही, अपने फ्रेंड्स से ही ईगो में रहते हैं। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने कुछ साल में सीखी है प्रतीक, वो सॉरी कहना सीख लिया है। पहले वाइफ से लड़ता रहता था, कुछ छोटी मोटी चीज़ हो जाती थी तो अच्छा, अब मैं कह देता हूँ सॉरी यार, चलो छोड़ो ना, लेट्स स्टार्ट न्यू। किसी फ्रेंड से कुछ हो जाता है तो फ़ोन करके कह देता हूँ चल यार मेरी गलती है, छोड़ना, चल कॉफ़ी पे चलते हैं। हाँ। चीज़ें बहुत बेटर हो गई, छोटी छोटी चीज़ें करके। थैंक यू बोलना, मेरे एम्प्लॉय ने कोई चीज़ कर दी तो मैंने उसको छोटा सा चीट शीट पे थैंक यू, लेट्स से जो भी नाम है, मनीष या जो भी नाम है, लिख के दे दिया। ही हैज़ दैट स्माइल ऑन हिज फेस, दैट ब्रिंग्स स्माइल ऑन माई फेस। तो सॉरी कहना, थैंक यू कहना, अपने पार्टनर को लव यू बोलना, ये कुछ चीज़ें मैंने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट की है पिछले कुछ सालों में। और उसके बाद लाइफ की डायरेक्शन ही अलग हो गई है। मतलब आई नाउ हैव पीपल अराउंड मी स्माइलिंग, हैप्पी, दे वांट टू इंटरेक्ट विद मी, वी वांट टू गो आउट फॉर कॉफ़ीज, वी वांट टू डू डिफरेंट थिंग्स। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा ईगो को अगर ड्रॉप कर देना तो लाइफ बहुत सुंदर बन सकती है। मैंने तो बना ली है अपनी, और मैं ये ऑन कैमरा इसलिए बोल रहा हूँ ताकि कुछ लोग इंस्पायर हो सके। डेफिनेटली सर होंगे इंस्पायर, और जो लाइफ के पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं लोगों के, मुझे लगता है उनसे सीख के इंसान बहुत अपनी लाइफ को डायरेक्शन दे सकता है। हाँ, और दूसरा रीज़न ये माइक पे, कैमरे पे बोलने का ये भी है कि मेरी मैडम घर पे बैठ के देखेंगे पॉडकास्ट तो कहेंगी कि अब तो हमारी लड़ाइयाँ नहीं होंगी। डेफिनेटली सर, जाते जाते मैं चाहूँगा कि आप कुछ सक्सेस की टिप्स दे दें। जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, जो लोग ये पॉडकास्ट को यहाँ तक सुन रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ उनको आप अपनी लाइफ से, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे वो लाइफ में आपने स्टार्टअप्स करे, आज आपका विजन है लाइफ को लेके कि दैट 10 to 100 लेके जाएंगे। तो सर ये कमाल का जोश और ये माइंडसेट, ये विजन लाइफ में, पर इनसे परे कुछ टिप्स जो हमारी ऑडियंस की काम की हो, जो कुछ लाइफ में स्टार्ट कर रहे हैं। प्रतीक, 2-3 चीजें मैं बोलना चाहूंगा। राइट। पहली चीज तो ये बोलना चाहूंगा कि आप ये समझ लो कि कोई भी अगर आपको कोई फीडबैक दे रहा है ना, आपको कोई बोल रहा है कि यार तेरे को ये चीज नहीं करनी आती,
अपने माइंड में ये करो, मजा आ गया यार, आज तो किसी ने मेरे को कुछ इम्प्रूव करने के लिए बोला है। आप अपने आप को बेटर बना रहे हो। जनरली क्या होता है, जैसे ही कोई फीडबैक देता है, कहता है तेरे अंदर ये चीज कमी है, अच्छा मेरे अंदर कमी है, खुद को देख। नेवर डू दैट। अलाउ पीपल टू कम टू यू एंड गिव यू फीडबैक। राइट। आपको बताएं कि आपको क्या, लोगों के पास जाओ, उनसे पूछो यार 2-3 चीजें बता दे जो मेरे को अपने अंदर इंप्रूव करनी है। आई हैव लिटरली डन दैट प्रतीक इन माई पास्ट। ये मैं अपनी लाइफ से ही बोल रहा हूँ, पहली चीज। दूसरी चीज, अगले कुछ साल का आपका विजन क्या है? मैनिफेस्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। 3 साल बाद मैं अपने आप को कहाँ देखता हूं, ये चीज मुझे मेरे एक पॉडकास्ट में, मैं भी पॉडकास्ट करता हूँ, एक गेस्ट आए थे, उन्होंने बोला था आप विजन बोर्ड बनाओ। सबको एक विजन बोर्ड बनाना चाहिए, जो अपने विजन बोर्ड पे लिखे कि अगले 3 साल बाद वो अपने आप को कहाँ देखते हैं, कैसे वहां पहुंचने का प्लान करते हैं। लिटरली इट वर्क्स अमेजिंग। डेफिनेटली जब आप मैनिफेस्ट करोगे चीजों को कि मैं जाना कहाँ चाह रहा हूं, आप रेलवे स्टेशन पे खड़े हो, ट्रेन आ रही है बहुत सारी, आपको ये नहीं पता आपको कौन से सिटी में जाना है, कौन सी ट्रेन में चढ़ोगे? अरे पता तो होना चाहिए, लुधियाना जाना है, पटना जाना है, लखनऊ जाना है, तभी तो जाओगे। राइट। ऐसे तो किसी भी ट्रेन में चढ़ जाओगे तुम चंडीगढ़ पहुंच जाओगे। तो लाइफ में लोगों को ये नहीं पता होता कि 3 साल बाद मैं अपने आप को कहां देखना चाहता हूं। दैट विजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद करना है, और ये सोशल मीडिया से मोटिवेट होके नहीं करना, मेरे को खुद से करना है। वॉट एवर इट टेक्स, मेरे को करना है। एक और चीज अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से आपको शेयर कर रहा हूँ, फिर से लोगों को मोटिवेट करने के लिए अपनी लाइफ की स्टोरीज में बता रहा हूँ। मैंने इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाना शुरू किया, 6 महीने में 3-1 लाख फॉलोअर्स हो गए। मजा आ रहा था, सब कह रहे थे यार 6 महीने में 3 लाख फॉलोअर कर लिए। मैंने कहा यार कुछ ऐसा करना है जो किसी ने ना करा हो। बहुत सारे लोग 6 महीने में 3 लाख फॉलोअर कर रहे हैं। मैंने अपने सोशल मीडिया जो पर्सन है, मुकुल है उसका नाम, उससे डिस्कस किया, मुकुल ऐसा क्या करें यार जो लोग नहीं करते? कहते आप बताओ। मैंने कहा मुकुल एक 1 मिलियन इन 30 डेज का प्लान बनाओ, लेट्स अनाउंस इट ऑन आवर इंस्टाग्राम पेज। हमने एक छोटे से एक्सेल पे 1 मिलियन इन 30 डेज का प्लान बनाया 10th अप्रैल 2024 के आसपास। अभी भी जो लोग मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाएं तो उस प्लान को देख पाएंगे। हमने बनाया कि आज फॉर एग्जांपल 10 अप्रैल है, आज मेरे 3.5 लाख फॉलोवर है, 17 अप्रैल को मेरे 4.5 लाख होंगे, 24 अप्रैल को मेरे 7 लाख होंगे, इतने अप्रैल को मेरे इतने होंगे। 30 डेज में मैं 1 मिलियन करने वाला हूं। आई पोस्टेड दैट एक्सेल शीट ऑन माई इंस्टाग्राम अनाउंसिंग दैट चैलेंज कि मैं ये करने वाला हूं। एंड वो हो गया, एंड वी डिड इट। उसमें हमने, पता है प्रतीक, ये डिफाइन किया था कि हर एक पोस्ट में, एक पोस्ट डालेंगे, उस पोस्ट से 25,000 फॉलोअर्स आने चाहिए, एक पोस्ट से 30,000 फॉलोअर्स आने चाहिए। आसान नहीं है करना। राइट। हमने बहुत सारी चीजों को डीप्रायोरिटाइज किया, इसको प्रायोरिटी किया, एंड वी डिड इट। इम्पॉसिबल सा लगता है टास्क, बिल्कुल इम्पॉसिबल सा लगता है टास्क। 30 डेज में 1 मिलियन कर लिया, और अनाउंस करके। मुझे नहीं लग रहा किसी ने किया होगा, पता नहीं, मतलब लोगों के लिए बड़ी बात है कि नहीं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। व्हाई? बिकॉज आई अनाउंस्ड इट एंड आई डिड इट। बिना अनाउंस किए करता तो हो सकता है फ्लूक से हो जाता, कुछ कर दिया होगा उससे हुआ। आई अनाउंस्ड इट एंड आई डिड इट। लोग ये कहते थे कि लक था, मैंने कह के किया। तो वो जब चीजें आप कर लेते हो ना 2-3 अपनी लाइफ में, तो जब आपको और कुछ करना होता है ना, तो आप सोचते हो मैंने वो भी तो किया था, वो भी तो बड़ा वाला, बहुत कॉन्फिडेंस। हाँ, वो भी तो बहुत बड़ा काम मैंने भाई अनाउंस करके किया था। सो नाउ व्हेन आई से दैट वी विल ओपन 100 स्टोर्स इन 3 years, मैं कॉन्फिडेंट हूँ हम कर लेंगे। ठीक है, तो अब अपने से यूथ पे आ जाते हैं, ऑडियंस पे आ जाते हैं। मेरे भाई, अगर तुम ये प्लान कर लोगे ना 3 साल में तुम्हें करना क्या है, उसका प्लान बना लोगे, विजन बोर्ड बना लोगे कि मेरे को ऐसे ऐसे करना है, आप उसको कर लोगे। लेकिन अगर आपका प्लान नहीं है, विजन नहीं है, तो आप लाइफ में ज्यादा चीजें नहीं कर पाओगे। डेफिनेटली, यही मैं लोगों को बोलना चाह रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल इनसाइट सर, बिकॉज रियल लाइफ एंटरप्रेन्योर्स से जब हम मिलते हैं, जो आपकी लाइफ की जर्नीज हैं, वो बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस देती हैं। आपने जो फेलियर देखे, आप उनसे इंसाइट निकाल के देते हो ऑडियंस को। तो दैट इज द मेजर अमेजिंग पार्ट फॉर द ऑडियंस, कि भाई हम उनको कुछ दे पा रहे हैं रियल लाइफ से। राइट। सो थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर कमिंग टू माय शो,
एंड मुझे लगता है ये पॉडकास्ट काफी सारे लोगों को मदद करेगा ओके कुछ बेटर करने में। एंड सर ये बेटर कॉज जो आप कर रहे हो ये करते रहे, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि दैट इतने डायरेक्शनहीन देश में कोई डायरेक्शन वाले कुछ लोग हैं जो हेल्प आउट कर रहे हैं, और हमारे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने से अगर किसी की लाइफ में भी बेटरमेंट आता है तो सर हम कुछ अच्छा ही काम कर रहे हैं। डेफिनेटली इट्स वर्थ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू प्रतीक, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। जो लोग भी देख रहे थे पूरे पॉडकास्ट को, भाई तुम लोग लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करने वाले हो, क्योंकि जो आपने ये करीब 1 घंटा या जो भी ड्यूरेशन का पॉडकास्ट देखा है, इसमें तुम कुछ मज़े आने वाली चीज़ें भी देख सकते थे, लेकिन तुमने ज्ञान वाली चीज़ें देखी है। दैट क्लियरली मीन्स दैट यू हैव अ ग्रोथ माइंडसेट। आप लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लाइफ्स। सो आपने अभी सुना राहुल शर्मा सर को, एंड उन्होंने बहुत ही वंडरफुल इनसाइट्स शेयर करे बिजनेस को लेकर, स्ट्रैटेजीज को लेकर, और उनकी जो लाइफ के रियल लाइफ इंसिडेंट्स थे, उनकी लाइफ की जो जर्नी थी, उससे काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिला होगा, और आपको ये पता चल पाया होगा एक रियल बिजनेसमैन क्या सोचता है, कैसे काम करता है, और एक जब रियल बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर बनता है कैसे चीज़ें स्टार्ट होती हैं और चीज़ें बाद में बनती कैसे हैं, क्या विजन होने चाहिए, क्या माइंडसेट होना चाहिए। आपको बहुत कुछ पता चला होगा सर से। मैं चाहता हूं अगर आपको ये सब कुछ बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज़ उनको जाके फॉलो कर लेना। मेरे को भी आप जाके फॉलो कर सकते हो, और एक काम आपको बहुत स्पेशल करना है कि दैट उस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना है, क्योंकि ऐसे वंडरफुल इंसाइटफुल पॉडकास्ट आपके लिए मैं लाता रहूंगा। कोशिश रहेगी कि सर जैसे बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने पढ़ाई कर कर जिंदगी में कुछ अचीव करा है, उनको मैं आपके सामने लाऊं एंड आपको कुछ आपकी लाइफ में हेल्प कर पाऊं ग्रो करने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट, एंड डू सब्सक्राइब, डू शेयर, एंड आगे मिलते हैं जल्दी। टेक केयर, बाय बाय।